हेलो। हाँ हाँ, 1:30 बज गया। अच्छा, आज गुरप्रीत सर की क्लास है। अरे गुरप्रीत सर तो विश्वास दिवस में गए हुए हैं। हाँ हाँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है विश्वास दिवस का। हाँ, गुरप्रीत सर तो वहां चले गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उनकी क्लास है तो मैं ले लूं उनकी जगह। अच्छा अच्छा, मैं ले लेता हूं उनकी जगह। चलो, बच्चों को क्या ही पता चलेगा। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? जल्दी बताइए। तो बच्चों, आज गुरप्रीत सर जो हैं वो विश्वास दिवस में गए हुए हैं, जिसकी वजह से मैं उनका ब्रदर सुरप्रीत आज आपको पढ़ाने आया है। तो ऐसा है, देखो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। गुरप्रीत सर से 100 गुना बेहतर पढ़ाता हूं मैं। 100 गुना, 100 टाइम्स बेहतर पढ़ाता हूं मैं। गुरप्रीत सर क्या ही पढ़ाते हैं, लॉ के नाम पे कुछ नहीं पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलिए, आइए फिर आज का सेशन स्टार्ट करा जाए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ, सारे बच्चे हमारी कद्दू गैंग के आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2, ठीक है? ओके सर। चलिए पहले एक बारी रिवीजन कर लें। यस सर, एक बारी सर रिवीजन कर लीजिए सर, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए, तो पहले एक प्यारा सा लवली सा रिवीजन करेंगे और फिर 2 डेज टारगेट देखेंगे। ठीक है? ओके सर। हमने अभी तक कितने सेक्शन पढ़ लिए हैं? सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। ये 3 सेक्शन हमने पढ़े हैं। सेक्शन नंबर 1 क्या था? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 2 क्या था? डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्या था? डेफिनेशन। और सेक्शन 3 था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है? उसके बाद हमने कल जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी प्रमोटर की डेफिनेशन। कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रमोटर कौन होता है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रमोटर वो होता है जिसका नाम कहां पर मेंशन होता है? प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है। कंपनी एक्ट के हिसाब से वो प्रोस्पेक्टस होता है, वो प्रमोटर होता है जिसका नाम एनुअल रिटर्न में मेंशन होता है। अभी हमने ये नहीं समझा कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है और एनुअल रिटर्न क्या होता है। ये अभी हमने समझा नहीं है। वो जब टाइम आएगा तब हम समझ जाएंगे। तीसरा, जिसके पास क्या होता है? कंट्रोल होता है। किस चीज का कंट्रोल होता है? अफेयर्स ऑफ कंपनी का। अफेयर्स ऑफ कंपनी का हो सकता है डायरेक्ट कंट्रोल हो सकता है इनडायरेक्ट कंट्रोल हो। डायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है। एंड जिसकी एडवाइस, जिसके इंस्ट्रक्शंस, जिसकी डायरेक्शन पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं। लेकिन प्रमोटर में क्या नहीं आता? प्रमोटर शॉल नॉट इंक्लूड। किसको इंक्लूड नहीं करते हैं? वो पर्सन जो सिर्फ क्या कर रहा है? मेयरली प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है। प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहा है।
ठीक है। उसके बाद हमने प्रमोटर के बाद सेक्शन 3 स्टार्ट किया था। सेक्शन 3 में सबसे पहले हमने पढ़ी थी बेसिक डिटेल्स। बेसिक डिटेल्स में हमने पढ़ा था कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 7 लोग चाहिए एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप एक प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 लोग चाहिए एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप एक 1 पर्सन कंपनी बनाते हो तो आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों, इसमें एक ही पर्सन चाहिए एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए, एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमने इसी के अंदर ओपीसी का डिटेल टॉपिक पढ़ा था। ओपीसी का डिटेल्ड टॉपिक पढ़ा था। ओपीसी में हमने जाना था, ओपीसी एक टाइप की प्राइवेट कंपनी होती है। ओपीसी कन्वर्ट हो सकती है, किसमें कन्वर्ट हो सकती है? प्राइवेट में भी कन्वर्ट हो सकती है और पब्लिक में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकती। ओपीसी में 1 मेंबर होता है और 1 नॉमिनी होता है। 1 नॉमिनी होता है। मेंबर या नॉमिनी बनने के लिए आपको क्या होना पड़ता है? नेचुरल पर्सन होना पड़ता है प्लस इंडियन सिटीजन होना पड़ता है, प्लस इंडियन सिटीजन होना पड़ता है, लेकिन अदर देन माइनर होना चाहिए। अदर देन माइनर, अदर देन क्या होना चाहिए? माइनर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या हम नॉमिनी को चेंज भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस। कब चेंज होता है? या तो अगर नॉमिनी अगर चाहे तो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। नॉमिनी अगर चाहे तो अपनी कंसेंट क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, विड्रॉ कर सकता है। और विड्रॉ करते हुए वो किसको बताएगा? ये बात मेंबर को भी बताएगा, ये बात ओपीसी को भी बताएगा। जैसे ही मेंबर को पता चलेगी कि नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है तो मेंबर क्या करेगा? एक न्यू नॉमिनी अपॉइंट कर देगा, एक न्यू नॉमिनी अपॉइंट करके ओपीसी को बता देगा। ठीक है, ओके, ओपीसी को बता देगा। उसके बाद बेटा अगर दूसरा केस था, अगर मेंबर खुद से अपने आप नॉमिनी को चेंज करना चाहता है, अगर मेंबर नॉमिनी को चेंज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। मेंबर अगर नॉमिनी को चेंज करेगा तो मेंबर ओपीसी को बताएगा और ओपीसी किसको बताएगी? आरओसी को बताएगी। ओपीसी को प्री बताया जाएगा या पोस्ट? प्रायर बताया जाएगा। लॉ में नहीं लिखा है बट लॉजिकल वही है। उसके बाद अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, अगर मेंबर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, या वो इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उस केस में जो नॉमिनी होता है वो मेंबर बन जाएगा। उस केस में जो नॉमिनी होगा वो क्या बन जाएगा? न्यू मेंबर बन जाएगा और उसे अपॉइंट करना पड़ेगा एक नया नॉमिनी अपने लिए, उसे अपॉइंट करना पड़ेगा एक नॉमिनी अपने लिए। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हमने जाना था कि ओपीसी के अंदर आप जो है एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, सिर्फ एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है, एक ही ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। लेकिन हां, अगर आप चाहो तो एक ओपीसी में मेंबर और एक ओपीसी में नॉमिनी, एक ओपीसी में मेंबर और एक ओपीसी में नॉमिनी बन सकते हो। अगर नॉमिनी की क्या हो जाती है अगर यहां पर इस मेंबर की डेथ हो गई, इस मेंबर की नहीं, इसकी करवाते हैं। अगर यहां पर इस नॉमिनी की डेथ, यहां पर इस वाले जहां पर आप नॉमिनी हैं, अगर वहां पर मेंबर की डेथ हो जाती है तो आप ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाएंगे, और उस केस के अंदर क्या होगा? उस केस के अंदर क्या होगा बेटा? आपको 180 डेज का टाइम मिलेगा वापस से कंडीशन को फुलफिल करने के लिए,
ठीक है, तो ये हमने सारे पॉइंट्स कवर किए थे। आज का टारगेट क्या है सर, वो बता दीजिए। आज का टारगेट क्या है बेटा? आज का टारगेट ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, आज का टारगेट ज्यादा है ही नहीं। मैं गुरप्रीत सर की तरह ज्यादा टारगेट नहीं लूंगा, मैं एकदम 2 ही सेक्शन पढ़ाएंगे। एक पढ़ाएंगे सेक्शन नंबर 3A और एक पढ़ाएंगे सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 3A बात करता है, सेक्शन नंबर 3A बात करता है मेंबर्स सवरली लायबल, मेंबर्स सवरली लायबल की, और सेक्शन नंबर 7 बात करता है, सेक्शन नंबर 7 बात करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, यानी यहां पर एक्चुअली में कंपनी को बनाने का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 7 में थोड़ा बताया गया है। बस अगर हमने आज ये दोनों कर लिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। सारे बच्चे एक बार ही कंफर्म कर देंगे क्या राइटिंग वाला जो हमने आपको बोला था एक क्वेश्चन लिखने के लिए, क्या वो सबने अपनी राइटिंग वाली नोटबुक में जो दूसरी नोटबुक बनवाई है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, उसमें लिख लिया या नहीं लिख लिया? उसमें लिख लिया या नहीं लिख लिया? पीयूष कुमार बेटा, ओपीसी का वाइंडिंग अप वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है पीयूष? चलिए, यस यस यस, ग्रेट, बहुत सारे। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देखो झूठ मत लिखना, नहीं करा है बोल दो नहीं करा है। मैंने ज्यादा होमवर्क दिया भी नहीं था, एक ही क्वेश्चन दिया था। अगर आपने लिखा है तो मैं आज एक और क्वेश्चन दूंगा, है ना, ताकि डेली अगर आप एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ चलिए, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। कहां चला गया भैया? तेरे बिना कौन से पेज नंबर पे थे हम? हाँ, सारे बच्चे आ जाएंगे पेज नंबर 2.9 पर। सारे बच्चे ओपन कर लीजिए पेज नंबर 2.9 पर। कर लिया आपने ओपन? यस सर, हमने ओपन कर लिया पेज नंबर 2.9। यहां पर आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, एडिशनल रीडिंग का बॉक्स दिख रहा है। यस सर, इसके बाजू में लिख लीजिए कवर्ड इन रिस्पेक्टिव चैप्टर। सारे लिख लीजिए। यहां पर आपको ना 1% कंपनी से रिलेटेड बड़ी सारी बातें बताई गई हैं बॉक्स के अंदर, लेकिन ये अभी बातें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे चैप्टर होते जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे, हमने फर्स्ट पॉइंट बेटा चैप्टर 1 में कवर कर लिया है। क्या कि 1% कंपनी को कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं होती। क्या ये बात हमने चैप्टर 1 में सीख ली थी कि नहीं, जब हमने वहां पर पढ़ा था? हां, तो ऐसे ही बेटा सेक्शन 92 हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, सेक्शन 134 पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 9 में, इसी तरीके से सेक्शन 96 पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 में। तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चा, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे वो चैप्टर आएगा तो ये सारे पॉइंट्स खुद ब खुद कवर हो जाएंगे। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, जब आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे तो उसके बाद अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलिए, सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं सीधा सेक्शन नंबर 3A से। सेक्शन नंबर 3A और 3 में क्या डिफरेंस है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 3A, ठीक है? सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 3A। सेक्शन नंबर 3 कहता है अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अगर आपको कंपनी क्या करनी है, इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आपको पब्लिक कंपनी में कितने लोग चाहिए होते हैं? मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। यह बात सेक्शन 3 में लिखी होती है।
प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं और 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन चाहिए होता है। 1 पर्सन कंपनी में 1 पर्सन चाहिए होता है। लेकिन सेक्शन 3 बेटा बात करता है जब कंपनी नई बनती है, जब आप कंपनी बनाने के लिए अप्लाई करते हो, सेक्शन 3 उसकी बात करता है। लेकिन अगर कंपनी बन चुकी है उसके बाद की बात आपको बताई गई है सेक्शन 3A में। सेक्शन 3A कहता है कि कंपनी बनने के बाद, यानी जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, जिस दिन आपकी कंपनी बन चुकी है, अगर आपने पब्लिक कंपनी बनाई है तो उसमें हर टाइम कितने लोग होने चाहिए? 7 लोग होने चाहिए। कम से कम 7 लोग क्या होने चाहिए उसके? अब कंपनी बन चुकी है तो सारे बच्चे बताओ, कंपनी बनने के बाद उन्हें मेंबर के नाम से बुलाऊं या सब्सक्राइबर्स के नाम से बुलाऊं? सर अब हम क्योंकि कंपनी बन चुकी है तो हम उन्हें मेंबर्स के नाम से बुला सकते हैं। तो कह रही है मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए कंपनी बनने के बाद। ठीक है, पब्लिक के बाद प्राइवेट में कितने होने चाहिए? मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद। 1 पर्सन कंपनी के बारे में सेक्शन 3A बात नहीं करता। उसका रीजन है, रीजन यह है क्योंकि ओपीसी के अंदर नॉमिनी क्लॉज का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही ओपीसी की डेथ होती है वो ऑटोमेटिकली नॉमिनी उसका मेंबर बन जाता है। तो हमेशा वहां पर एक मेंबर जो है वो क्या रहता है? इंटैक्ट रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, अगर आपने सेक्शन 3A फॉलो नहीं करा, मान लीजिए एक कंपनी थी जिसमें एक पब्लिक कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसमें टोटल 8 मेंबर्स हैं, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर्स। ठीक है, यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 2012 में यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 8 मेंबर्स। अब हुआ क्या, यहां पर मान लीजिए 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को क्या हुआ, इनमें से 4 मेंबर्स की डेथ हो गई। 4 नहीं 5 की कर लेते हैं। 5 मेंबर्स की क्या हो गई? डेथ हो गई। और 3 मेंबर्स अभी भी जिंदा हैं। 3 मेंबर्स अभी भी क्या हैं? अलाइव हैं। ठीक है, क्या पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए? बट ये कितने लोग हो गए हैं? ये हो गए हैं सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं 8 में से, है ना? 3 लोग हो गए हैं। क्या मिनिमम लिमिट के कम हो गया? द आंसर इज यस। तो कंपनी कह रही है, लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने बोला कि हम आपको 6 महीने का पीरियड देंगे। कितने महीने का? 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा कंपनी को कि वो अपने मेंबर्स कितने कर ले? वो अपने मेंबर फिर से 7 तक ले आए। कैसे लाएगी 7 तक? यानी हमें दोबारा से ऐड करने पड़ेंगे 4 मेंबर। कैसे ऐड होंगे? हो सकता है इनके लीगल हेयर्स होंगे तो उनके लीगल हेयर्स ऐड हो जाएंगे। यस और नो? अगर उनके लीगल हेयर्स होंगे तो लीगल हेयर्स को ऐड कर दिया जाएगा। अगर लीगल हेयर्स नहीं होंगे तो किसी और पर्सन को, किसी नए पर्सन को कंपनी के शेयर्स इशू करके मेंबर बना दिया जाएगा। लेकिन यह काम कंपनी को कितने टाइम में करना है? 6 महीने के अंदर करना है। अगर कंपनी 6 महीने के अंदर 7 लोग दोबारा नहीं कर पाती, 7 लोग दोबारा नहीं कर पाई, तो जिस दिन 6 महीने खत्म होंगे, उस दिन के बाद से कंपनी के जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। और बचे हुए मेंबर्स को स्यू भी करा जा सकता है। और सवरली स्यू मतलब अलग अलग उन पर केस करा जा सकता है। लेकिन कौन से डेट्स की बात हो रही है? उन डेट्स की बात हो रही है जो कंपनी ने आफ्टर 6 मंथ इंकर करे हैं। 6 महीने के बाद कंपनी जितने भी डेट्स इंकर करेगी, जितने भी लायबिलिटीज इंकर करेगी, उसके लिए वो मेंबर्स, जो बचे हुए मेंबर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? सब रली लायबल हो जाएंगे। मतलब उन पर अलग अलग केस करके पैसा उनसे रिकवर करा जा सकता है। यानी आप एक तरह से मान लो कि जो कंपनी का सेपरेट लीगल का एग्जिस्टेंस था वो यहां पर सेक्शन 3A ने हटा दिया।
सेक्शन 3A ने हटा दिया। सेम चीज बेटा प्राइवेट कंपनी के केस में भी हो सकती है। अगर प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग से मेंबर कम हो जाते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी के केस में 2 लोग से मेंबर कम हो जाते हैं, तो उस केस में भी 6 महीने के अंदर हमें वापस से कितने मेंबर्स करने पड़ेंगे? 2 मेंबर्स करने पड़ेंगे। वापस से कितने मेंबर्स करने पड़ेंगे? 2 मेंबर्स करने पड़ेंगे। अगर हम 2 मेंबर्स नहीं कर पाएंगे तो हमारी क्या होगी? जितने भी आगे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सारे बचे हुए मेंबर्स की लायबिलिटी हो जाएगी। तो यहां पर हमारी लायबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है, अनलिमिटेड। और यही बात बेटा सेक्शन नंबर 3A में मेंशन है। इस एग्जाम्पल को पहले सारे बच्चे रीड करेंगे, फिर मैं सेक्शन रीड करूंगा। पहले आप इस एग्जाम्पल को रीड करिए, पहले आप इस एग्जाम्पल को रीड करिए। पहले एक बार एग्जाम्पल को रीड करिए, फिर दोबारा से मैं लूंगा, डोंट वरी। आप खुद से रीड करिए, फिर मैं इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूं। डन है? सिंपल सी बात बोलिए। यहां पर एक बारी फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस एग्जांपल को, और फिर हम बुक से पढ़ेंगे। चलिए आइए मैं इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या बोला है इस एग्जांपल में? अमर, अकबर, एंथनी और 5 लोग। अमर, अकबर, एंथनी और 5 लोग। अमर, अकबर, एंथनी एंड 5 पर्सन, यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 और 5, 8 लोग हो गए। टोटल 8 लोग हो गए। किस कंपनी के मेंबर्स थे? हार्मनी लिमिटेड के मेंबर्स थे। हार्मनी लिमिटेड क्या है? एक पब्लिक कंपनी है। हार्मनी लिमिटेड क्या है? एक पब्लिक कंपनी है, ठीक है। यहां पर किस दिन डेथ हो गई? अमर और अकबर 18 अगस्त को मर गए। अमर और अकबर की डेथ हो गई। 18 अगस्त को इनकी हो गई डेथ। जैसे ही इनकी डेथ होगी तो 8 में से अगर 2 लोग चले गए, 8 में से अगर 2 लोग चले गए तो 6 लोग बचे। क्या ये मिनिमम लिमिट से कम हो गया? यस, ये मिनिमम, ये सेक्शन 3A की मिनिमम लिमिट से क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है, ओके। अब यहां पर उन्होंने कहा कि कंपनी को ट्राई करना है, कंपनी को क्या करना है भैया? अपने मेंबर्स बढ़ाने हैं। लेकिन अगर 6 महीने तक, अगर यहां से 6 महीने तक कंपनी वापस से 7 मेंबर्स नहीं कर पाती, अगर कंपनी 7 मेंबर्स नहीं कर पाती है, तो उस केस में जिस तारीख को 6 मंथ ओवर होंगे उसके बाद कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसके लिए कौन लायबल होगा? एंथनी और ये 5 लोग, और ये 5 लोग लायबल होंगे, ठीक है। क्या ये जो 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट करे उसके लिए लायबल होंगे? नहीं बेटा। जहां पर 6 महीने खत्म होंगे ना, जहां पर 6 महीने खत्म होंगे उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहे हैं उसके लिए ये लोग लायबल होने वाले हैं, उसके लिए ये लोग लायबल होने वाले हैं, ठीक है। सर अगर हमने 6 महीने के अंदर, सर अगर मैंने विद इन 6 मंथ, मान लो 4 मंथ में ही, 4 मंथ में वापस 7 मेंबर्स कर दिए तो क्या होगा? बेटा अगर आपने वापस 7 मेंबर्स कर दिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने लॉ को फुलफिल कर लिया। सेक्शन 3A कब ट्रिगर होगा?
सेक्शन 3A तब ट्रिगर होगा जब 6 महीने हो जाएंगे, उसके बाद भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम 6 महीने के अंदर कर लोगे तो जो लायबिलिटी नॉर्मल लायबिलिटी थी कंपनी की, जो नॉर्मल जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगी। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती क्या? सर क्या इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती क्या? मेरे बच्चा देखो, कंपनीज एक्ट में ना 2 टाइप के सेक्शन आपको मिलेंगे। कितने टाइप के? 2 टाइप के सेक्शन आपको मिलेंगे। एक टाइप मिलेगा जिस सेक्शन के अंदर कोई पेनल्टी मेंशन नहीं है। ठीक है, जिस सेक्शन के अंदर कोई पेनल्टी मेंशन नहीं है। और एक टाइप आपको मिलेगा जिसके अंदर सेक्शन में ही, जिसके अंदर सेक्शन में पेनल्टी मेंशन है। सेक्शन में पेनल्टी मेंशन है। ठीक है, सेक्शन के अंदर पेनल्टी मेंशन है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेक्शन के अंदर ही पेनल्टी दी हुई है तो वो वाली पेनल्टी लगा देंगे। सर लेकिन उन सेक्शन का क्या जिस सेक्शन के अंदर कोई पेनल्टी मेंशन नहीं है? अगर हम उस सेक्शन को तोड़ेंगे तो क्या होगा? बेटा यहां पर लॉ ने क्या दिया हुआ है? यहां पर लॉ ने दिया हुआ है एक जनरल सेक्शन, जनरल पेनल्टी का सेक्शन। उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 450। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 450। जिस सेक्शन की पेनल्टी मेंशन नहीं है, अगर आप उस सेक्शन को तोड़ देते हो तो लॉ ने सेक्शन 450 डाला हुआ है, जिसकी कोई पेनल्टी नहीं, उसकी ये पेनल्टी है ऑटोमेटिकली। बट दिक्कत यह है कि सेक्शन 450 हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट मैंने आपकी क्वेरी आंसर करने के लिए आपको बता दिया, क्वेरी आंसर करने के लिए बता दिया कि सेक्शन 450 एक जनरल सेक्शन है, जनरल सेक्शन है। चलिए एक और डाउट आ रहा है कि सर अगर मान लीजिए यहां पर 6 मंथ कंप्लीट हो गए, यहां पर 6 मंथ कंप्लीट हो गए और मैंने 8th मंथ पे वापस से 7% कर लिए तो क्या होगा? बेटा उस केस में मेरे बच्चा ये 2 महीने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। उन 2 महीनों की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। यहां पर फिर से क्या हो जाएगा? ओके हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके सर, समझ गए हम आपकी बात को। आइए तो लेट मी रीड इट फॉर यू। क्या बोला है देखो, मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है अनलिमिटेड भी। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है अनलिमिटेड। लिमिटेड कब होगी? जब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होगी। और अनलिमिटेड कब होगी? जब वो कंपनी अनलिमिटेड कंपनी होगी। लेकिन सेक्शन 3A कहता है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी, अगर किसी कंपनी के मेंबर्स 7 से नीचे पब्लिक कंपनी के केस में, 2 से नीचे प्राइवेट कंपनी के केस में चले जाते हैं और कंपनी अपने बिजनेस को चालू रखती है, कंपनी अपने बिजनेस को चालू रखती है कितने पीरियड के लिए? मोर देन 6 मंथ्स के लिए। कितने पीरियड के लिए? मोर देन 6 मंथ के लिए चालू रखती है विद रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी उन्हीं कम मेंबर्स से। तो यहां पर वो हर पर्सन जो बिजनेस कैरी कर रहा था आफ्टर 6 मंथ, जिसको यह बात पता थी, कोग्निजेंट का मतलब होता है अवेयर, जिसको यह बात पता थी कि कंपनी में मेंबर्स कम है, उस केस में क्या होगा? उस केस में वो मेंबर लायबल होगा कंपनी के होल डेट्स के लिए। कंपनी ने जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे उस मेंबर्स की लायबिलिटी होगी। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कब हुए होंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे आफ्टर इलैप्स ऑफ 6 महीने। 6 महीने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, उसके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी।
ठीक है। और यहां पर मेरे बच्चा ये जो आफ्टर इलैप्स ऑफ 6 मंथ्स है, ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लायबिलिटी कहां से स्टार्ट होगी, जिस दिन मेंबर कम हुए वहां से या 6 महीने के बाद से। तो मोस्टली बच्चे गलत टिक मार आते हैं, ये टिक मार आते हैं कि जिस दिन मेंबर कम हुए। द आंसर इज नो। जिस दिन 6 महीने खत्म हुए उसके बाद से लायबिलिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए ओके सर। सारे बच्चे एक बारी इस ट्रू फॉल्स को रीड कर लीजिए, ट्रू फॉल्स को रीड कर लीजिए। मेरा दिल भी कितना पागल है। क्या सर इनकमिंग मेंबर भी लायबल होंगे? नहीं बेटा, वो मेंबर्स लायबल होंगे जो उस टाइम पे अवेयर थे। चलिए डन है, सिंपल सी बात है। क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में? मेंबर्स हु नोइंगली ऑपरेटिंग द कंपनी फॉर मोर देन 6 मंथ with less than members specified are liable for the payments of debt contracted by the company during the period since। कह रहे हैं कब से लायबल होंगे? जब से मेंबर कम हुए। क्या ये बात गलत है? जब से मेंबर कम हुए तब से लायबल होंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। कब से लायबल होंगे? ये वाली स्टेटमेंट बोल रही है, ये वाली स्टेटमेंट बोल रही है कि यहां पर अगर मेंबर रिड्यूस हो गए, यहां पर मेंबर रिड्यूस हो गए, ये 6 मंथ्स हैं, यहां पर 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहां पर 6 मंथ्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बोल रही है कि यहां से लायबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, यहां से। क्या ये स्टेटमेंट सही है सेक्शन 3A के हिसाब से? नहीं, क्योंकि सेक्शन 3A कहता है जिस दिन मेंबर रिड्यूस हुए उस दिन नहीं, 6 महीने का टाइम हमने तुम्हें दिया। और 6 महीने कोई छोटा पीरियड नहीं होता, 6 महीने कोई छोटा पीरियड नहीं होता। 6 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, यहां से हम, यहां से जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके लिए लायबल होंगे। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? फॉल्स है। एज पर सेक्शन 3A दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। और नेक्स्ट सेक्शन बेटा बहुत बड़ा सेक्शन है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और हमें बहुत ज्यादा। सर व्हाट अबाउट अनअवेयर मेंबर्स? बेटा अनअवेयर मेंबर्स पे नहीं है। जब लॉ में क्लियरली मेंशन है कि हम लायबिलिटी सिर्फ अवेयर मेंबर्स पे डालेंगे, तो फिर आप वही रिवर्स क्वेश्चन पूछ रहे हो। फिर वही रिवर्स क्वेश्चन मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बता दिया था कि अगर आप हर चीज को उल्टा लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो उसका आंसर लॉ में ही लिखा हुआ है। अगर लॉ में क्लियरली मेंशन है कि लायबिलिटी सिर्फ अवेयर मेंबर्स की होगी तो बात खत्म हो गई। अब आप उसका रिवर्स पूछोगे, उसका आंसर 3A में मेंशन है कि लायबिलिटी सिर्फ उन मेंबर्स की होगी जो इस बात से अवेयर थे कि कंपनी में मेंबर्स कम है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक बेसिक डिटेल दोबारा से रिवाइज करा देता हूं जो कल बताई थी कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का बेसिक प्रोसीजर बता देते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम लोग फाइल करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइल करते हैं स्पाइस प्लस फॉर्म। कौन सा फॉर्म फाइल होता है? स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल होता है। कौन से फॉर्म में फाइल होता है? INC 32। INC 32 जिसके साथ हम बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं
उसे आरओसी के पास, उसे किसके पास भेजते हैं? आरओसी के पास भेजते हैं। ठीक है, आरओसी के पास भेजते हैं। आरओसी उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेता है। डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आरओसी अप्रूव कर देता है। रजिस्टर ऑफ कंपनीज खोलता है। रजिस्टर ऑफ कंपनी खोलने के बाद उसमें हमारी कंपनी का नाम लिखता है, सारी डिटेल्स लिखता है और फिर हमें इशू करता है एक सर्टिफिकेट, जो कि एक प्रूफ होता है कि हमारी कंपनी जो है वो क्या हो गई है? इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। ये एक बेसिक प्रोसीजर है, बेसिक प्रोसीजर। अब हम जाएंगे इसकी डिटेल में। इसकी डिटेल में जाने के लिए हम एक एग्जांपल लेकर चलेंगे ताकि हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड सी लिमिटेड। ठीक है, ए बी सी, ये तीन लोग, मिस्टर ए, मिस्टर बी और सी लिमिटेड मिलकर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं? एक प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, जिसका नाम ये रखना चाहते हैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, जिस कंपनी में ये डायरेक्टर रखना चाहते हैं, जिस कंपनी में ये डायरेक्टर किसको रखना चाहते हैं? मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड। मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड को क्या रखना चाहते हैं? इस कंपनी का डायरेक्टर रखना चाहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? तीन लोग हैं, ए, बी और सी लिमिटेड। ये तीनों मिलकर क्या करना चाहते हैं? एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और ये इन दोनों लोगों को क्या बनाना चाहते हैं? उस कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। अब ये खुद से नहीं कर सकते, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट को या एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करेंगे जो इनकी हेल्प करेगा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। यस सर। सो मान लीजिए इन्होंने सीएस नूरा को अपॉइंट किया। किसको अपॉइंट किया? सीएस नूरा को अपॉइंट किया। किस लिए अपॉइंट किया? जो इनकी हेल्प करेगी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में। ये फीस लेगी, ऑफ कोर्स सी बात है। सीएस नूरा क्या चार्ज करेगी? फीस चार्ज करेगी। ठीक है, और यहां पर ये जो लोग कंपनी बना रहे हैं, मैं ए बी और सी को किस नाम से बुलाऊंगा? एबीसी को मैं बोलूंगा, क्योंकि अभी कंपनी बनी नहीं है। तो ये लोग बनेंगे मेरे सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि ये मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करने वाले हैं कंपनी के। जब कंपनी बन जाएगी तो इन्हें क्या बोलेंगे? जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो ये कंपनी के बन जाएंगे मेंबर्स। क्या बन जाएंगे? ये इस कंपनी के मेंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इस कंपनी को बनाने के प्रोसीजर को। क्या ये केस स्टडी आपको क्लियर है कि इस तरह से केस स्टडी लिए जानबूझ के इसको ऐसा बनाया गया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, चलिए, सो यहां से ये पॉइंट तो नहीं पढ़ना है, ये तो फालतू की बातें लिखी है। सीधा पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 पेज नंबर 2.11। सारे बच्चे पेज नंबर 2.11 ओपन कर लीजिए और इसको ऊपर वाले को कट कर लीजिएगा, इसको कट कर लीजिएगा। ना ये पढ़ना है ना ये लर्न करना है, इसमें बस बताया हुआ है बेसिक। यहां से एक्चुअली में प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ओपन कर लिया? यस सर, ओपन कर लिया। तो सबसे पहला उन्होंने क्या बोला? हम एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे? सेक्शन 7 क्या कह रहा है? हम एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करेंगे। किसके लिए? कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होगी। किसके साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल होगी? आरओसी के साथ। रजिस्ट्रार मतलब आरओसी के साथ। अभी हमने तो सीखा था कि इंडिया के अंदर 25 आरओसीज है, करंटली 25 है, आगे हो सकता है और बढ़ जाए, है ना, और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि कंपनीज बढ़ रही हैं तो आरओसी भी बढ़ सकते हैं, बट करंटली अभी 25 आरओसी है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमारी एप्लीकेशन जो फाइल होगी वो कौन से आरओसी के पास अप्रूवल के लिए जानी चाहिए? तो आपको यहां पर नूरा मैम जो है, यहां पर जो ये जो नूरा मैम है, ये पूछेंगी क्लाइंट से। क्या पूछेंगी?
कि आपका ऑफिस जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो आप कहां रखने वाले हो। मान लो इन्होंने कहा, इन लोगों ने कहा कि हम अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में रखना चाहते हैं। कहां रखना चाहते हैं? हम अपनी कंपनी का ऑफिस पुणे में रखना चाहते हैं। तो हम अपनी रिक्वेस्ट किसको भेज रहे हैं? आरओसी पुणे को हमारी रिक्वेस्ट जाएगी। किसको जाएगी? आरओसी पुणे को, जिसकी जुरिस्डिक्शन में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उसकी जुरिस्डिक्शन वाले आरओसी को हम ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं। ऑनलाइन ऑप्शन आ जाता है, जब आप खोलोगे ना ऑप्शन आ जाएंगे कि कौन सा आरओसी आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो हम आरओसी पुणे को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो आरओसी जिसकी जुरिस्डिक्शन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट होने वाला है उसको आप करेंगे। सर ये एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाएगी? बेटा ये एप्लीकेशन फॉर्म जाती है स्पाइस प्लस फॉर्म। सर स्पाइस की फुल फॉर्म क्या होती है? कल भी मैंने बताई थी बट बच्चे बार बार पूछ रहे थे। यहां पर लिखिए, देखो, एस फॉर सिंप्लीफाइड, पी फॉर प्रोफोर्मा, ठीक है, फिर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, और प्लस तो प्लस है ही। ठीक है, और स्पाइस प्लस का फॉर्म नंबर क्या है? स्पाइस प्लस का फॉर्म नंबर है INC 32। और इसको सर सिंप्लीफाइड क्यों बोला जा रहा है? हमने इसका नाम स्पाइस प्लस क्यों रखा? क्योंकि बेटा MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने क्या किया है, आज की तारीख में कंपनी बनाने को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, इजी कर दिया है। इस फॉर्मेट को बड़ा इजी बना दिया है। आज की तारीख में कंपनी बनाना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है कंपनीज एक्ट की और कंपनी रूल्स की, और MCA की वेबसाइट आप चलाना जानते हैं, तो आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। क्या सर स्पाइस प्लस फॉर्म जाएगा, उसके साथ कुछ नहीं जाएगा? बेटा सिर्फ स्पाइस प्लस फॉर्म नहीं जाता, सिर्फ स्पाइस प्लस फॉर्म नहीं जाता। क्या क्या जाता है? स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ कुछ इंफॉर्मेशन जाएंगी, अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, कुछ इंफॉर्मेशन जाएगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, और कुछ डिक्लेरेशन जाएगी, कुछ डिक्लेरेशन जाएगी। तो क्या क्या जाएगा? इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और डिक्लेरेशन जाएंगे। और ये कहां लिखे हुए हैं? सेक्शन 7 में ही सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, और साथ में हमें भरनी पड़ेगी कंपनी को रजिस्टर कराने की फीस। सर कंपनी को रजिस्टर कराने की फीस कहां मेंशन है? कंपनी को रजिस्टर कराने की फीस बेटा रूल्स के अंदर मेंशन है, और डिफरेंट टाइप की कंपनीज के लिए डिफरेंट। 1% कंपनी के लिए अलग फीस बताई गई है, स्मॉल कंपनी के लिए अलग फीस बताई गई है, और बाकी कंपनीज के लिए अलग फीस बताई गई है। और वो भी डिपेंड करती है कि आप कितनी कैपिटल के साथ अपनी कंपनी खोल रहे हो, क्योंकि जितनी ज्यादा कैपिटल बढ़ाते जाओगे उतनी ज्यादा फीस, क्योंकि आपकी कंपनी उतनी ज्यादा बड़ी है। नॉर्मली आप मान के चलिए अभी के लिए आपके लिए 5,000 रुपए तक की फीस जो है एक एवरेज फीस है कंपनी को रजिस्टर कराने की, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए तो अब हमें जो मेन पढ़ना है, अब जो हम सेक्शन 7 में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ जाती है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जाती है, और कौन कौन सी डिक्लेरेशन जाती है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आप मान लीजिए आपका मेन सेक्शन 7 खत्म हो गया, मेन सेक्शन 7 खत्म हो गया। अगर आपको पता चल गया कि स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ कोई भी कंपनी खोलनी है, प्रोसीजर सेम है, प्राइवेट खोलनी है, पब्लिक खोलनी है, 1% कंपनी खोलनी है, कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करोगे, प्रोसीजर बेटा सेम ही रहने वाला है, स्पाइस प्लस फॉर्म ही आप फाइल करने वाले हो। ठीक है, चलिए ओके सर स्टार्ट करते हैं। यहां पर इन्होंने कुछ बेसिक बताया हुआ है कि स्पाइस प्लस फॉर्म एक तरह का फॉर्म होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बताया हुआ है, जिसमें आपका टाइम बच जाता है। जिसमें आपका क्या बच जाता है? स्पाइस प्लस फॉर्म से आपका टाइम बच जाता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना आसान हो गया, यही बात बोली गई है। अब सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 7 में बोला गया है वो क्या है? एक तो उन्होंने कहा MOA, एक तो हमें फाइल करना पड़ेगा MOA और दूसरा फाइल करना पड़ेगा हमें AOA। तो दो डॉक्यूमेंट्स की बात करी। MOA का फॉर्म नंबर कौन सा होगा? INC 33, और आर्टिकल्स का फॉर्म नंबर कौन सा होगा? INC 34। ये क्या करेंगे?
हम स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ अटैच कर देंगे, इस डॉक्यूमेंट को अटैच कर देंगे। इन डॉक्यूमेंट्स पर किसके सिग्नेचर होंगे? इन डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर होंगे कंपनी के, जो कंपनी के मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं उनके सिग्नेचर यहां पर होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर मैं लिख दूं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख सकता हूं ना मैं इसे, कंपनी को एक देना पड़ेगा एमओए और दूसरा देना पड़ेगा एओए, जिस पर साइन कौन करेगा? सब्सक्राइबर। हमारे एग्जाम्पल में सब्सक्राइबर कौन थे? हमारे एग्जाम्पल में सब्सक्राइबर कौन थे? मिस्टर ए, मिस्टर बी और सी लिमिटेड। यानी हमारे केस में एमओए और एओए पर सिग्नेचर कौन करने वाला है? मिस्टर ए साइन करेंगे, मिस्टर बी साइन करेंगे और सी लिमिटेड साइन करेंगे, दोनों डॉक्यूमेंट पर, एमओए पर भी और क्या कहते हैं, एओए पर भी। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर सी लिमिटेड तो ह्यूमन ही नहीं है, वो कैसे साइन करेगी? और आपका एक और क्वेश्चन आएगा, सर अगर बी पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कैसे साइन करेगा? इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कैसे होगा सर? इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कैसे होगा सर? अगर नेचुरल पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो साइन कैसे होगा? और अगर सब्सक्राइबर इंडिविजुअल नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर साइन कौन करेगा? यह क्वेश्चन आपका आता है और यही क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया है, शॉल बी साइंड बाय ऑल दी सब्सक्राइबर। नॉर्मली बेटा हम हर सब्सक्राइबर का एमओए पे हम हर सब्सक्राइबर का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे। यानी ए का नाम लिखा जाएगा, ए का एड्रेस लिखा जाएगा और ए का ऑक्यूपेशन लिखा जाएगा और फिर ए साइन करेगा, फिर ए साइन करेगा। और जब भी सब्सक्राइबर साइन करता है तो लॉ कहता है एक विटनेस को आपके, एक विटनेस के सामने साइन करना पड़ेगा। लॉ की रिक्वायरमेंट है ए, बी और सी लिमिटेड जब साइन करेगी ना किस पर? एमओए और एओए पर, उस टाइम पर कम से कम एक विटनेस का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। सर विटनेस मतलब गवाह, जिसने देखा है कि हां ये सिग्नेचर ए ने करे हैं, जिसने देखा है हां ये सिग्नेचर बी ने करे हैं, यानी यहां पर हमें एक विटनेस भी लगने वाला है। ठीक है, ओके सर। चलिए, सो हर सब्सक्राइबर साइन करेगा अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना ऑक्यूपेशन लिखकर इन द प्रेजेंस ऑफ मिनिमम वन विटनेस। और विटनेस के सामने विटनेस ये अटेस्ट करेगा कि हां इन्होंने, ए ने मेरे सामने साइन करा है, बी ने मेरे सामने साइन करा है, सी लिमिटेड ने मेरे सामने साइन करा है। अब सेकंड क्वेश्चन, सर अगर कोई सब्सक्राइबर पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे मिस्टर बी पढ़ा हुआ नहीं है, मान लीजिए हमारा मिस्टर बी जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो तो साइन नहीं कर सकता, फिर उसका क्या करेंगे? तो लॉ ने कहा अगर आपका सब्सक्राइबर इलिटरेट है, अगर आपका सब्सक्राइबर इलिटरेट यानी पढ़ लिख नहीं सकता, तो उस केस में हम उसका क्या लगाएंगे? थंब इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन लगाया जाएगा, उसका थंब इंप्रेशन लगा देना, अंगूठा लगवा देना, सिंपल। या सर अगर उसके दोनों अंगूठे नहीं है, सर अगर उसके दोनों अंगूठे नहीं है तो क्या हुआ? वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसके दोनों अंगूठे नहीं है, तो कोई और मार्क लगवा देना। ठीक है, और कोई मार्क जो डिस्क्राइब करता है उस पर्सन को। नॉर्मली कई बार होता है हमारे, जिसको हम बोलते हैं बर्थ मार्क, तो उसका बर्थ मार्क मेंशन किया जाता है। जैसे यहां पर मान लीजिए अगर मेरे कोई फेस पे स्कार है तो मैं वो चीज मेंशन कर सकता हूं, यहां पर कोई है तो मैं उसका बर्थ मार्क बोला जाता है, वो मेंशन करवाया जा सकता है। ठीक है, ओके। एंड जब हम वो लिखवाएंगे तो कोई और ऑथेंटिकेट करेगा कि यस इस बंदे ने जो है सिग्नेचर कर देगा, उसके बिहाफ पर कोई और, कौन कर देगा? उसके बिहाफ पर कोई और उसे ऑथेंटिकेट कर देगा। अगर उसके हाथ नहीं है, वो साइन भी नहीं कर सकता है और उसका नहीं है, तो उस केस में वो कह रहे हैं कोई बात नहीं है, आप उसका बर्थ मार्क लिख दीजिए और किसी और पर्सन से ऑथेंटिकेट करवा दीजिए कि भैया यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए लिटरेट है, ठीक है, मिस्टर ए लिटरेट है, उसके हाथ भी है और वो पढ़ा लिखा भी है, वो क्या कर देगा? साइन कर देगा। अगर मिस्टर बी इलिटरेट है, इलिटरेट है, तो वो थंब इंप्रेशन लगा देगा। क्या लगा देगा? थंब इंप्रेशन लगा देगा, अपना अंगूठा लगा देगा।
अगर हाथ नहीं है तो अपना बर्थ मार्क लिख देगा, बर्थ मार्क लिखवा देंगे, मतलब किसी और पर्सन से जो उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होगा, जो उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होगा। ठीक है। और अब क्योंकि किसी ने सिग्नेचर ही नहीं करे तो हमें यहां पर किसी और पर्सन के सिग्नेचर कराने पड़ेंगे जो ये ऑथेंटिकेट करेगा कि यस मिस्टर बी के पास ऐसा कोई बॉडी पर बर्थ मार्क है। वो कोई भी पर्सन हो सकता है बट उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि मिस्टर बी की बॉडी पर ऐसा क्या है, कोई बर्थ मार्क है। ठीक है। क्या ये नॉर्मली जरूरत पड़ती होगी क्या? नहीं यार, नॉर्मली यार बंदा साइन या अंगूठा तो साइन कर देता है, अंगूठा ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो गया जो लॉ ने कवर किया हुआ है, जो लॉ ने कवर किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आता है अगर आपका सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है। यस, अब आया वो क्वेश्चन कि सर अगर हमारा सब्सक्राइबर सी लिमिटेड है तो सी लिमिटेड के तो हाथ नहीं होते, सी लिमिटेड के तो पैर नहीं होते, सी लिमिटेड तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना, एक इंसान तो है नहीं, सी लिमिटेड तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसके लिए सिग्नेचर कौन करेगा? इसके लिए कौन सिग्नेचर करेगा? तो इसके लिए बेटा या तो कंपनी का डायरेक्टर साइन करेगा, या तो कंपनी का एम्प्लॉय साइन करेगा, या तो कंपनी का कोई ऑफिसर साइन करेगा। तो कंपनी अपने किसी डायरेक्टर, किसी एम्प्लॉय, किसी ऑफिसर को भेजेगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि उसके पास ये साइन करने की अथॉरिटी है या नहीं? तो कंपनी क्या करेगी? पहले पास करेगी एक बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करेगी? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी और उस बोर्ड रेजोल्यूशन में लिखेगी कि मैं, मान लीजिए उन्होंने मुझे अपॉइंट कर दिया, मैं उनकी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, कि हम गुरप्रीत को अथॉरिटी दे रहे हैं। क्या अथॉरिटी दे रहे हैं? कि वो क्या करेगा? एमओए एंड एओए पर जाकर हमारे बिहाफ पर साइन करेगा। तो मैं, पता है जब साइन करूंगा तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा गुरप्रीत, साइन मैं अपने ही करूंगा, अपना नाम लिखूंगा, नीचे अपना नाम लिखूंगा साइन करने के बाद, और लिखूंगा ऑन बिहाफ ऑफ सी लिमिटेड। यानी ये जो साइन मैंने करा है सी लिमिटेड के बिहाफ पर करा है, और यहां पर जो एड्रेस आएगा वो मेरा एड्रेस नहीं आएगा, वो एड्रेस किसका आएगा? सी लिमिटेड का एड्रेस आएगा। यहां पर जो ऑक्यूपेशन आएगा वो किसका ऑक्यूपेशन आएगा? कंपनी क्या बिजनेस करती है, सी लिमिटेड का ऑक्यूपेशन आएगा कि कंपनी किस बिजनेस में है। मैंने बस क्या किया? मैंने बस उनके बिहाफ पर साइन कर दिए, और इसीलिए यही रीजन था कि मैंने सी लिमिटेड को बेटा एग्जाम्पल में लिया, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाते अगर मैं सी लिमिटेड को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सब्सक्राइबर ना बनाता तो यहां पर वेयर दी सब्सक्राइबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर आपका सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है तो एमओए और एओए पर कौन साइन करेगा? या तो डायरेक्टर, या तो ऑफिसर, या तो एम्प्लॉय। किसका? उसी बॉडी कॉर्पोरेट का साइन करेगा, लेकिन उसके पास क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके पास क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए। और यह अथॉरिटी उसे कैसे मिलेगी? यह अथॉरिटी उसे मिलेगी बोर्ड रेजोल्यूशन से। अब यह मत पूछना बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, हमने इस पर डिटेल में चर्चा करी थी कि बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि सर अगर वहां पर कोई सब्सक्राइबर एलएलपी है, अगर मान लीजिए मिस्टर एल एंड XYZ LLP मिलकर एक कंपनी बनाना चाहते हैं, क्या बना सकते हैं? यस, एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट, LLP भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या ये मिलकर बना सकते हैं? द आंसर इज यस, ये लोग मिलकर बना सकते हैं, नई कंपनी बना सकते हैं। स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। तो वो कह रहे हैं अगर आपकी LLP सब्सक्राइबर है तो अगेन LLP के भी हाथ पैर नहीं होते, LLP के भी क्या नहीं होते हैं? हाथ और पैर नहीं होते। तो LLP के लिए MOA डॉक्यूमेंट पर कौन सिग्नेचर करने वाला है? सो यही बात बेटा नेक्स्ट पॉइंट में बताई गई है कि अगर आपका सब्सक्राइबर LLP है तो उस पर जो साइन करेगा वो कौन करेगा?
एलएलपी का कोई भी पार्टनर कर देगा, एलएलपी का कोई भी पार्टनर कर देगा, लेकिन उस पार्टनर के पास क्या होनी चाहिए? अथॉरिटी होनी चाहिए। और उसे अथॉरिटी कौन देंगे? सारे बाकी के पार्टनर्स। तो जब सारे पार्टनर्स डिसाइड करके किसी एक पार्टनर को बोलेंगे कि जा तू जाकर एलएलपी के बिहाफ पर साइन करा, तो वो साइन कर सकता है, वो साइन कर सकता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर, ये पॉइंट हमें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अभी तक हम थे इंडिया के अंदर, क्या कोई बाहर का पर्सन आकर भी इंडिया के अंदर कंपनी खोल सकता है? हां, मान लीजिए अगर मिस्टर जॉन यूएसए के हैं, मिस्टर जॉन यूएसए के हैं, ठीक है, इनको हम बोलेंगे फॉरेन सिटीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरेन सिटीजन बोलो या फॉरेन नेशनल बोलो। क्या ये इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? यस। लेकिन सर कल ही तो आपने सिखाया था कि फॉरेन सिटीजन कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता। क्या मैं यहां पर आपको सिर्फ 1% कंपनी की बात कर रहा हूं? वो रूल किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी के लिए था ना। यानी 1% कंपनी, सिर्फ फॉरेन सिटीजन सिर्फ 1% कंपनी नहीं बना सकता, बाकी कंपनीज तो बना सकता है ना दोस्त, बाकी कंपनीज तो बना सकता है ना, बाकी प्राइवेट और पब्लिक तो बना सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस केस में अब मिस्टर जॉन क्या बन जाएंगे? अगर ओपीसी के अलावा वो कोई कंपनी, ओपीसी नहीं बना सकता, मैं मान गया, आपको याद है, ठीक है। अगर ओपीसी के अलावा कोई कंपनी बना रहा होगा तो एमओए पर, एमओए और एओए पर साइन करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो वो खुद इंडिया आएगा, या तो वो खुद इंडिया आएगा, या हो सकता है वो इंडिया ना आए, हो सकता है वो इंडिया ना आए, वो वहीं से साइन करके हमें भेज दे। क्या ये भी हो सकता है? सारे बच्चे बताओ, वो वहीं से साइन करके हमें क्या कर दे? कुरियर करके भेज दे, है ना। या तो वो पैसा खर्च कर इंडिया आए सिर्फ साइन करने, या हो सकता है अरे भाई मैं नहीं जा रहा इंडिया, यहीं से साइन करा, भरा और कुरियर से भेज दिया, इंटरनेशनल कुरियर्स आते हैं उससे भेज दिया। अगर वो खुद इंडिया आकर साइन करेगा, अगर वो खुद इंडिया आकर साइन करेगा, तो हमारे उसके पास क्या होना चाहिए? बिजनेस वीजा होना चाहिए। कौन सा वीजा होना चाहिए? हम उसका बिजनेस वीजा देखेंगे। लेकिन अगर वो खुद नहीं आया, सिर्फ साइन करके भेज दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यार, ऐसा हो सकता है कि जॉन ने खुद साइन ना करे हो? तो यहां पर लॉ कहता है इस केस में जब वो खुद नहीं आता तो हमें उसकी क्या करानी पड़ती है? नोटरी करानी पड़ती है। नोटरी का मतलब होता है कि हम ये एटेस्टिफाई करा रहे हैं, हम ये सिग्निफाई करा रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर हैं वो सही बंदे के ही सिग्नेचर है, वो उसी पर्सन के सिग्नेचर है जिसकी ये बात हो रहा है। तो वो डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करता है। नोटरी क्या करता है? डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करके देता है। तो यहां पर यही दो केसेस कवर है मेरे बच्चा, कि अगर आप सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एक फॉरेन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर रहता है, अगर वो एमओए और एओए पर साइन करेगा तो उस केस में हमें क्या करानी पड़ेगी? नोटरी कराकर लानी पड़ेगी। नोटरी, बिना नोटरी के उसका काम नहीं चलेगा, बिना नोटरी के उसका काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो पर्सन फॉरेन नेशनल है और वो इंडिया आकर साइन करता है, वो इंडिया आता है इंडिया में कंपनी बनाने के लिए और वो यहां आकर साइन करता है, तो हम उसे करने देंगे, प्रोवाइडेड ही उसके पास क्या होना चाहिए? वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए। उसके पास एक वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए, वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए। बाकी ये पॉइंट और ये पॉइंट आप कट कर देंगे, ये पॉइंट और ये पॉइंट आप कट कर देंगे। बिजनेस वीजा क्या होता है बेटा? जब एक पर्सन दूसरी कंट्री में जाता है तो उस कंट्री में जाने के लिए आपको पहले अप्रूवल चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं वीजा। और वीजा मिलते ही आप उस कंट्री में जा सकते हैं। ठीक है, आप उस कंट्री में जा सकते हैं। ओके, अब वीजा बड़े सारे टाइप के होते हैं। एक होता है ट्रैवल वीजा, जैसे गुरप्रीत सर कुछ दिन पहले गए थे दुबई। तो जब गुरप्रीत सर दुबई गए थे
तो वो बिजनेस वीजा पे नहीं गए थे। वो कौन से बिजनेस पे गए थे? टूरिस्ट वीजा। उसको क्या बोलते हैं? उसे टूरिस्ट वीजा बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? टूरिस्ट वीजा उसे बोला जाता है। नोटरी का मतलब होता है बेटा, हम जाकर किसी प्रोफेशनल से सिग्नेचर लेकर आते हैं, वो नोटराइज करता है कि ये जो डॉक्यूमेंट पर साइन है ये सही पर्सन के हैं, बस। सर एक साइन वाला एक साइन वाला मेमोरेंडम दिखा दीजिए ना, एक साइन वाला मेमोरेंडम। आइए मुन्नी ब्रेक ले लेते हैं, मुन्नी ब्रेक ले लेते हैं। चलिए आइए तुम्हें एक एमओए भी दिखा देता हूं, साइन वाला मेरे पास होगा। चलो एक दिखा देता हूं, मेरे पास है, ये देख लो, ये रहा, ये देख लो, प्राइवेट कंपनी का है, ये देख लो आप, इसे देख लीजिए। यस लूसीफर बेटा, नहीं सुभादीप बेटा, ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल पर्सन नहीं है। तो जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर बनती है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती। ठीक है सुभादीप? चलिए फटाफट देख लीजिए। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से करता है। वीजा तब लेते हैं बेटा जब किसी और कंट्री में जाना होता है, जब किसी और कंट्री में जाना ही नहीं है तो वीजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, विटनेस बेटा कोई भी पर्सन बन सकता है, मेजर होना चाहिए बस। सर एसडी का मतलब क्या होता है? एसडी का मतलब क्या होता है बेटा? एसडी का मतलब होता है बेटा, एसडी का मतलब होता है साइंड। साइंड तो डी यहां से आया, एस यहां से आया, साइंड। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए, आइए। चलिए यहां पर देखिए, यहां पर हमारा पहला सब्सक्राइबर क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। देखिए हमारा पहला सब्सक्राइबर क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, पहला सब्सक्राइबर हमारा बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट। और उसने किससे साइन करवाया? अपने डायरेक्टर से साइन करवाया। किससे साइन करवाया बेटा? डायरेक्टर से साइन करवाया है। ओके, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट ने अपना डायरेक्टर कौन है? एएस चेरिकुपली। और इसको हमने बोर्ड रेजोल्यूशन से अपॉइंट किया, बोर्ड रेजोल्यूशन से हमने क्या किया? अपॉइंट किया। दूसरा सब्सक्राइबर कौन है हमारा?
इंडिविजुअल है। दूसरा सब्सक्राइबर हमारा कौन है? इंडिविजुअल है। ठीक है, इंडिविजुअल है। और ये हमारा कौन है? ये हमारा विटनेस है, कृष्णाकांत। ये हमारा विटनेस है। दिस इज आवर विटनेस। ठीक है, चलिए ओके सर, आइए आगे चलते हैं। यहां पर सेम चीज इन्होंने भी दी हुई है, मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं। सेम चीज यहां पर इधर भी दी हुई है। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। यहां पर देखिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ये पर्सन क्या है? ये पर्सन सब्सक्राइबर है। ये पर्सन क्या है? सब्सक्राइबर है। ये पर्सन क्या है? सब्सक्राइबर है। उसका एड्रेस लिखा हुआ है, उसका ऑक्यूपेशन भी लिखा हुआ है। उसका एड्रेस और उसका ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 2.14। तो यहां पर अभी तक हम कहां पहुंच गए बेटा? अभी तक हमने सिर्फ स्पाइस प्लस फॉर्म का एक ही डॉक्यूमेंट पढ़ा। कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ा है? एक एमओए जाएगा और एक एओए जाएगा, बस अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब आगे स्पाइस प्लस फॉर्म में और क्या क्या चीजें जाती हैं, आगे चल रहे हैं हम पेज नंबर 2.14 पे। थोड़ा प्रोसीजरल है। अब आ गया बेटा डिक्लेरेशन। क्या आ गया? डिक्लेरेशन आ गया। डिक्लेरेशन, तो पहला डिक्लेरेशन आ गया। किस चीज का डिक्लेरेशन है? कि आपने इस कंपनी को बनाने के लिए, आपने इस कंपनी को बनाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, कंपनी रूल्स के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, उन्हें क्या किया है? उन्हें आपने कंप्लाई किया है। उन्हें आपने कंप्लाई किया है। यानी हमें यह डिक्लेरेशन देना होता है, हमें यह डिक्लेरेशन देना होता है कि कंपनीज एक्ट को बनाने के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट थी कंपनी को बनाने के लिए, वो भी हमने फॉलो करी। कंपनी को बनाने के लिए कंपनी रूल्स में जितनी रिक्वायरमेंट थी, हमने वो भी फॉलो करी। और ये डिक्लेरेशन कौन से फॉर्मेट में जाएगा? ये डिक्लेरेशन जाता है INC 8 फॉर्म के अंदर। INC 8 फॉर्म के अंदर जाता है। सर ये डिक्लेरेशन कौन देगा? ये डिक्लेरेशन बेटा हम दो लोगों से लेते हैं। किससे लेते हैं? दो लोगों से लेते हैं। एक जो कंपनी बनाने में मदद कर रहा है। मुझे बताओ हमारे एग्जांपल में कंपनी बनाने में मदद कौन कर रहा था? कौन था प्रोफेशनल? CS नूरा। तो उन्होंने बोला कि हम ये डिक्लेरेशन लेंगे या तो एडवोकेट से, या तो चार्टेड अकाउंटेंट से, या तो कॉस्ट अकाउंटेंट से, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, जो क्या है, जो कंपनी को बनाने में जिसको अपॉइंट किया गया है उससे लेंगे। मतलब ये डिक्लेरेशन देगी CS नूरा मैम। कौन देगी? CS नूरा मैम हमारे एग्जाम्पल में देगी। वो INC 8 भरेगी और ये साइन करेगी कि हां, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है ना यार। कंपनीज एक्ट की नॉलेज किसको है? A को है, B को है, या नूरा मैम को है? नूरा मैम को है, तो उनका डिक्लेरेशन देना बनता है। दूसरा, जिसका नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, दूसरा हम ये डिक्लेरेशन लेंगे किस पर्सन से? जिसका नाम कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या तो एज अ डायरेक्टर, या तो एज अ मैनेजर, या तो एज अ सेक्रेटरी लिखा हुआ है, उससे हम क्या लेने वाले हैं? सेम डिक्लेरेशन लेने वाले हैं। सेम डिक्लेरेशन लेने वाले हैं। तो यहां पर मैं जाकर ऐड कर देता हूं। यहां पर फर्स्ट पॉइंट कौन सी डिक्लेरेशन है? डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, इसको हम बोलेंगे डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस। तो स्पाइस प्लस के साथ एक डिक्लेरेशन जाता है, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, कि हमने कंपनीज एक्ट को पूरा फॉलो किया है और कंपनी रूल्स को फॉलो किया है। अगर कल को पता चला कि कंपनीज एक्ट में कोई दिक्कत आ गई, तो क्या नूरा मैम को प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों प्रॉब्लम हो सकती है? बिकॉज उन्होंने ये डिक्लेरेशन दिया था कि कंपनीज एक्ट और कंपनी रूल्स पूरा फॉलो हुआ है, और बाद में पता चला कि नहीं हुआ है, तो उनकी डिक्लेरेशन की वजह से उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको पकड़ लिया जाएगा, और उन पर पेनल्टी जो होगी, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, वो उन पर लगाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट डिक्लेरेशन, नेक्स्ट एक और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा ये डिक्लेरेशन? ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कंपनी के सारे सब्सक्राइबर्स को, जो मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करने वाले, यानी हमारे केस में कौन? A, B एंड C लिमिटेड। C लिमिटेड की जगह कौन देगा?
उसका डायरेक्टर जिसको अपॉइंट किया है, जो भी इंप्लॉय रखा है, तो उनको यह डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। एंड जिनका नाम फर्स्ट डायरेक्टर है, जिनका नाम क्या रखा गया है कंपनी के आर्टिकल्स में, फर्स्ट डायरेक्टर रखा गया है। हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे बेटा? हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनने वाले थे? मिस्टर वाई और मिस्टर जेड। यानी ये डिक्लेरेशन ए बी एंड सी लिमिटेड तो देंगे ही, साथ में ये डिक्लेरेशन हमारे वाई एंड जेड भी देंगे, जो कंपनी के क्या बनने वाले हैं? फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं। सर इस डिक्लेरेशन को कौन सी फॉर्म में दिया जाएगा? बेटा इस डिक्लेरेशन को दिया जाता है INC 9 फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? INC 9 फॉर्म। सर इतने सारे फॉर्म्स हो गए, सर याद कैसे करेंगे? मेरे बच्चा डोंट वरी, मैं क्या करूंगा, एक PDF आपको बनाकर दे देता हूं, जिसमें आपके सिलेबस के जितने भी फॉर्म्स आने वाले हैं एक ही जगह बनाकर दे दूंगा, एक ही जगह पर दे दिया जाएगा, ताकि आपको बार बार, क्योंकि यहां तो बड़े सारे पेजेस में बटे हुए हैं, लेकिन एक जगह पर जब आपको मिल जाएगा तो आपको फायदा होगा, वो मैं आपको दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सो यहां पर बेटा डिक्लेरेशन किससे लेंगे? यहां पर हम डिक्लेरेशन लेंगे MOA के सब्सक्राइबर से, और जिनका नाम फर्स्ट डायरेक्टर लिखा हुआ है आर्टिकल्स में, उनसे ली जाएगी। डिक्लेरेशन में क्या क्या देंगे? वो डिक्लेरेशन में वो मेंशन करेंगे कि उन्होंने जो भी अभी तक इंफॉर्मेशन दी है, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं, वो सारे करेक्ट दिए हैं, वो सारे कंप्लीट दिए हैं, और वो सारे सच्चे डॉक्यूमेंट फाइल करे हैं। ये डिक्लेरेशन देंगे। दूसरा वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि वो अभी तक कॉन्विक्ट नहीं है। कॉन्विक्ट मतलब जिसका कोर्ट ने क्या कर दिया है? ऑर्डर दे दिया है कि ये बंदा मुजरिम है, तो वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि वो कॉन्विक्ट नहीं है किसी भी ऑफेंस के। ऑफेंस मतलब लॉ को तोड़ना, ऑफेंस मतलब लॉ को तोड़ना। किस चीज के ऑफेंस के? कंपनी को बनाने, कंपनी को मैनेज करने और कंपनी को प्रमोट करने में आज तक उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। अगर कोई पर्सन पास्ट में कंपनी की मैनेजमेंट में बहुत बड़ा फ्रॉड वगैरह ऑफेंस कर चुका है, बहुत बड़ा ऑफेंस कर चुका है, क्या उसे कंपनी खोलने से पहले रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, या बनाने देनी चाहिए? अरे कोई बात नहीं, वो तो पिछली कंपनी में किया था, नहीं बना लो। तो यहां पर उन्होंने इसलिए डिक्लेरेशन ले ली कि आप कन्विक्टेड नहीं हैं किसी भी ऑफेंस के। कौन से ऑफेंस के? प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट। कंपनी के प्रमोशन मतलब प्रमोटर, प्रमोशन मतलब जब आपने प्रमोशन एक्टिविटीज करी थी, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट में आप कॉन्विक्ट नहीं हैं। दूसरी पॉइंट सेम चीज डिक्लेरेशन में लिखेंगे कि ही हैज नॉट बीन गिल्टी। आप गिल्टी नहीं हो, अगेन आप कॉन्विक्ट नहीं हो, आपने कोई फ्रॉड नहीं करा, आपने कोई मिसफिजेंस। सर मिसफिजेंस क्या होता है? बेटा मिसफिजेंस होता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोलो जब आप ट्रस्ट को तोड़ देते हो, या आप इसको बोल सकते हो कि किसी काम को, किसी सही काम को, मैं ऐसा बोलूंगा, किसी सही काम को अगर आप गलत तरीके से करते हैं, अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो आपने ट्रस्ट तोड़ दिया। तो अगर आपने ट्रस्ट तोड़ दिया तो उसे बोलेंगे मिसफिजेंस कर दिया आपने। देन ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं है। तो ये सारे केसेस आपको लिख कर देना पड़ेगा राइटिंग में कि मैं गिल्टी नहीं हूं, ना ही फ्रॉड का गिल्टी हूं, ना ही मिसफिजेंस का गिल्टी हूं, और ना ही मैंने कंपनीज एक्ट के अंदर अपनी कोई ड्यूटी का ब्रीच करा है कंपनी। और ये वाला पॉइंट आपको पूरी जिंदगी के लिए नहीं देना होता, ये वाला पॉइंट आपको देना होता है सिर्फ लास्ट 5 ईयर्स में। यानी अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने यहां पर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है और 10 साल पहले कोई फ्रॉड किया था, 10 साल पहले कोई फ्रॉड किया था, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस देखना है लास्ट 5 ईयर्स में उसने कोई फ्रॉड, मिसफिजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी
नहीं करा होना चाहिए, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करा होना चाहिए। अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी लास्ट 5 इयर्स में करा है तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हो, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाओगे, आपको हटना पड़ेगा, आपको पहले 5 साल का वेट करना पड़ेगा। जब वो 5 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तब जाकर आप कर पाओगे, तब जाकर आप कर पाओगे। यानी यहां पर लॉ एज्यूम कर रहा है कि इंसान 5 साल में सुधर गया होगा, तो इसीलिए हम उसे करने दे रहे हैं, इसीलिए हमें करने दे रहे हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट जो 5 इयर्स वाला है वो किसके लिए है? सिर्फ बी पॉइंट के लिए है। फर्स्ट पॉइंट में कोई लिमिट मेंशन नहीं है। तो यहां पर हमें डिक्लेरेशन में क्या क्या बताना है? हमें डिक्लेरेशन में 3 चीजें बतानी है। सबसे पहले हम डिक्लेरेशन में बताएंगे कि अभी तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, अभी तक हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो करेक्ट है, वो कंप्लीट है और वो ट्रू है मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज के। दूसरी बात हम लिखेंगे कि हम कन्विक्टेड नहीं है किसी ऑफेंस के जो कंपनी के प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट का हुआ है। और तीसरी बात बेटा हम लिखेंगे कि हम गिल्टी नहीं है लास्ट 5 सालों में। हम गिल्टी नहीं है लास्ट 5 सालों में किस चीज को? हमने कोई फ्रॉड नहीं करा लास्ट 5 सालों में, हमने कोई मिसफिजेंस नहीं करा, मिसफिजेंस मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं करा, और तीसरा हमने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करा है ऑफ एनी कंपनी अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। अगर आप ये डिक्लेरेशन दे दोगे, अगर आप ये डिक्लेरेशन दोगे तभी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो पाएगी, तभी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो पाएगी। तो यहां पर क्या मैं इसे अपडेट कर दूं? यस सर, इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। सेकंड डिक्लेरेशन कौन सी होगी? सेकंड डिक्लेरेशन होगी, ये डिक्लेरेशन वो होगी जो कौन देंगे? बाय सब्सक्राइबर्स देंगे, सब्सक्राइबर देंगे एंड कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर देंगे। एंड कंपनी के कितने डायरेक्टर देंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। मतलब ये सबको देनी पड़ेगी, ये सबको देनी पड़ेगी। ये ए बी सी भी देगा और वाई और जेड भी ये डिक्लेरेशन देने वाले हैं, वाई और जेड भी डिक्लेरेशन देने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला एड्रेस, आपको इंफॉर्मेशन, ये पॉइंट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन में जाएगा। आपको स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर आपको बताना पड़ेगा एड्रेस। किस चीज का एड्रेस? जहां पर आरओसी कोई भी कम्युनिकेशन भेजकर आपसे कम्युनिकेट कर सके तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा। हम आगे जाकर पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 पढ़ेंगे जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि हर कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना मैंडेटरी है। क्या होना मैंडेटरी है? रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब है वो एड्रेस जो आरओसी के पास रजिस्टर्ड है और जहां पर कम्युनिकेशन करने के लिए आपने कोई बंदा बिठा रखा है। लेकिन जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो उस टाइम पे आपके पास अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं भी है ना तो भी चलेगा, बिकॉज आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद 30 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का समय दिया जाता है? कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 30 दिन का समय दिया जाता है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करने का। तो अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ फॉर्म फाइल कर रहे हैं आरओसी के पास। तो उन्होंने कहा जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बन नहीं जाता, फाइनल नहीं हो जाता, तब तक हमें एक टेम्परेरी एड्रेस दे दो जहां पर हम आपसे कम्युनिकेट कर सके। तो यही नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज the address for correspondence till its registered office is established। जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन में फाइनल हो जाएगा, जब तक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस फाइनल नहीं होता तुम स्पाइस प्लस फॉर्म में हमें क्या दे दो? कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक टेम्परेरी एड्रेस दे दो जहां पर हम आपको कम्युनिकेट कर सके। और ये जो एड्रेस है ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ये क्या है? इंफॉर्मेशन। तो मैं इसको कहां लिखूंगा बच्चों? पहली इंफॉर्मेशन आ गई, पहली इंफॉर्मेशन आ गई। किस चीज की इंफॉर्मेशन आ गई? कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। मैं यहां पर समराइज करते जा रहा हूं आपके लिए ताकि आपको यह पता चल सके कि स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ क्या क्या चीजें जा रही हैं और वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं और वो किस कैटेगरी में फॉल करती हैं। ठीक है, यहां तक ओके है क्या सबको? ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या होता है बेटा? ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना।
अगर आपको कोई ड्यूटी दी गई थी कंपनीज एक्ट के अंदर और आपने उस ड्यूटी को सही से नहीं निभाया, मतलब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया। चलिए सब बोल रहे हैं ओके 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 ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि आपको फर्स्ट डायरेक्टर की, जो भी कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनने वाले हैं, उनकी बड़ी सारी बातें बतानी पड़ेगी। उनकी क्या बतानी पड़ेगी? बड़ी सारी बातें बतानी पड़ेगी। हमारे एग्जाम्पल में कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? हमारे एग्जाम्पल में, यानी यहां पर हमें किसकी डिटेल देनी पड़ेगी? वाई की डिटेल देनी पड़ेगी और जेड की, क्योंकि वो हमारी कंपनी के क्या बनने वाले हैं? फर्स्ट डायरेक्टर। सर पर्टिकुलर्स क्या होता है? पर्टिकुलर मतलब उसके बारे में जो जो पूछा गया है वो बातें। सर क्या क्या बताएंगे फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में? बेटा फर्स्ट डायरेक्टर के बारे में हम उनका नाम बताएंगे, पूरा नाम बताएंगे, सरनेम के साथ, फैमिली नेम के साथ उनका पूरा नाम बताया जाएगा। हर डायरेक्टर के पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, तो हर इंडिया में हर सिटीजन के पास हमने क्या दिया हुआ है? आधार कार्ड दिया हुआ है। वैसे कंपनी के डायरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंपनी के डायरेक्टर को क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए क्या दिया हुआ है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो हमें वाई का नाम बताना पड़ेगा, वाई का सरनेम बताना पड़ेगा, और वाई का अगर कोई फैमिली नेम होगा वो भी बताना पड़ेगा। अगर वाई के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो वो बता देंगे। सर अगर उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो क्या होगा? तो पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा आरओसी के पास, फिर हमें डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। तो उसका भी लीगल प्रोसीजर है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पाने का। सर एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बता दो ना, दिखा दो ना। अभी दिखा दूंगा, थोड़ा सा टाइम दे दो। मैं जब एमसीए की वेबसाइट खोलूंगा तो मैं आपको डायरेक्टर, बहुत सारे लोगों के डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे होते हैं सब दिखा दूंगा। ठीक है, ओके सर। उसके बाद हम वाई का क्या बताएंगे? रेसिडेंशियल एड्रेस। रेसिडेंशियल एड्रेस मतलब वो कहां पर रहता है, कहां रहता है। और नेशनैलिटी बताएंगे। नेशनैलिटी मतलब वो यहां का सिटीजन है कि किसी और। अगर वाई इंडिया का सिटीजन है तो हम लिखेंगे इंडियन नेशनल, हम लिखेंगे इंडियन नेशनल। ठीक है, तो डायरेक्टर का हमें नाम, सरनेम, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस, उसका जो नेशनैलिटी है वो बतानी पड़ेगी। और कोई और चीज भी होगी ना, कोई और चीज भी अगर हम रूल्स में बताएंगे वो भी हमें बतानी पड़ेगी, वो भी हमें मिस्टर वाई की। और सेम चीज बेटा हम जेड की भी बताएंगे। हमारे फर्स्ट डायरेक्टर दो हैं हमारे केस में, तो हमें दोनों का बताना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ हमें उनका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब मिस्टर वाई के पास प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा? अगर वो इंडिया का बंदा है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता है, वो अपना आधार कार्ड दे सकता है ना, वो अपना वोटर आईडी कार्ड दे सकता है। क्यों? अरे भैया जो कंपनी का डायरेक्टर बनने जा रहा है वो सच में मैच हो रहा है कि नहीं, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो हम उसे डायरेक्टर बनने की अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसे क्या देने पड़ेंगे? कोई भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा, आधार कार्ड भी चल जाएगा, ये सारे चल जाएंगे। ठीक है, ओके सर। तो ये सारी चीजें हमें फर्स्ट डायरेक्टर की बतानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, यहां तक इतना ही नहीं, साथ में हमें क्या बताना पड़ेगा? अगर मिस्टर वाई या मिस्टर जेड किसी और कंपनी में डायरेक्टर या शेयर होल्डर है या किसी और पार्टनरशिप में पार्टनर है, तो हमें वो भी बताना पड़ेगा कि मिस्टर वाई और मिस्टर जेड किसी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर, किसी दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर, किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तो नहीं है। यह भी बात हमें किसको बतानी पड़ेगी? यह भी बात हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। एंड हमें मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड की रिटर्न कंसेंट लेनी होगी। किस चीज की रिटर्न कंसेंट? कि वो हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए राजी है। पता चला हमने उन्हें डायरेक्टर बना तो दिया लेकिन उनसे पूछा ही नहीं, इसीलिए उनकी रिटर्न कंसेंट भी हमें लेनी पड़ेगी DIR 2 में। ठीक है, हमें उनसे रिटर्न कंसेंट भी लेनी पड़ेगी along with his consent to act as a director, along with his consent to act as a director। तो ये वाला कहां पर जाएगा बेटा पॉइंट? ये वाला पॉइंट बेटा दो जगह जाता है। एक यहां पर जाएगा, सेकंड कि हमें कुछ बातें पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे
ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे, क्या क्या बताने पड़ेंगे वो है, और साथ में यहां पर भी आएगा। क्यों? क्योंकि हमें रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी। हमें रिटर्न कंसेंट, वो तो डॉक्यूमेंट होगा ना, तो हमें उसकी रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी ऑफ ईच फर्स्ट डायरेक्टर। हमें हर फर्स्ट डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी कि वो हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है, वो हमारी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद आता है, चलिए इसके बाद उन्होंने डीआर फॉर्म, ये वाले फॉर्म्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डीआईआर वाले फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको लिस्ट दूंगा बस वही वाले फॉर्म्स आपको याद करने हैं, वही वाले एग्जाम में भी आएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब हमें मांगे जाएंगे, अभी तक हमसे मांगे गए थे फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल्स, अब हमसे मांगी जा रही है सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम की डिटेल्स। यहां पर हम किसकी डिटेल्स देंगे? यहां पर हम डिटेल्स देंगे ए की, बी की और सी लिमिटेड की। यहां पर किसकी डिटेल मांगी जा रही है? ऊपर वाले पॉइंट में डायरेक्टर्स की डिटेल मांगी गई थी, इस वाले पॉइंट में किसकी डिटेल मांगी जा रही है? ए की, बी की और सी लिमिटेड की डिटेल्स मांगी जा रही है। यानी आपके जितने भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर हैं उनकी डिटेल्स इस पॉइंट के अंदर मांगी जाएगी। अब यहां पर बेटा दो पार्ट हो जाते हैं। अगर आपका मेमोरेंडम टू सब्सक्राइबर एक इंडिविजुअल है तो क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेगी अगर वो एक इंडिविजुअल है, और दूसरा पार्ट है अगर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी। दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग है। मतलब ये वाले पॉइंट यहां पर सी लिमिटेड के लिए है और ऊपर वाला पॉइंट है मिस्टर ए एंड बी के लिए। क्या आपको दोनों में डिफरेंस पता चला? मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं अगर वो इंडिविजुअल है तो उनकी तो ये डिटेल्स लगेंगी, उनकी तो ये डिटेल्स लगेंगी, और अगर आपका सब्सक्राइबर बॉडी कॉर्पोरेट है जैसे कि सी लिमिटेड या कोई एलएलपी तो उसकी ये डिटेल लगेगी, उसकी ये डिटेल लगेगी। ठीक है, तो एक एक करके मैं डिटेल्स पढ़ना स्टार्ट करता हूं। ये अब डिटेल्स क्या है आप ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे। सर डीआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? डीआईआर की फुल फॉर्म बेटा होती है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, नहीं, डीआईआर की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर। ठीक है, अरे यार शुरू के इनिशियल ले लेते हैं यार, वो लोग हर चीज के शुरू के 3 वर्ड्स उठा लेते हैं, नॉर्मली ऐसा करते हैं। आपको एक दिन मुझे लगता है फुल फॉर्म्स सारे लिखवाने पड़ेंगे। है ना? चलिए आइए फटाक से कर लेते हैं यार, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। हमें ए और बी का क्या क्या बताना है? हमें ए बी का नाम बताना है, उनका सरनेम, उनका फैमिली, और साथ ही साथ फैमिली नेम के साथ उनकी रीसेंट फोटो भी देनी पड़ेगी। हमें सब्सक्राइबर्स की रीसेंट फोटोग्राफ भी देनी पड़ेगी। उनके पापा का नाम बताना पड़ेगा या उनकी मम्मी का नाम बताना पड़ेगा, या तो पापा का नाम बताना पड़ेगा या मम्मी का नाम बताना पड़ेगा। उनकी नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी, मतलब ए और बी कौन से कंट्री के सिटीजन है, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, कौन सी कंट्री के सिटीजन है, नेशनैलिटी बतानी पड़ेगी और नेशनैलिटी का प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं मैं इंडिया का सिटीजन हूं तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं। अगर मैं कह रहा हूं मैं यूएसए का सिटीजन हूं तो मुझे प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं यूएसए का सिटीजन हूं। ठीक है, ओके। तो यहां पर लेकिन उन्होंने बोला कि अगर आप फॉरेन नेशनल हो तो ही आपसे प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी मांगा जाएगा। सर मतलब इंडिया के हैं तो प्रूफ नहीं मांगेंगे? बेटा नीचे जब मैं पॉइंट पढ़ूंगा ना, नीचे में सबसे मांगा गया है, सबसे अभी नीचे आएगा, वो कहेगा सबको अपना प्रूफ देना पड़ता है आइडेंटिटी का, नीचे जाकर पॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद तारीख बर्थ की, ए का बर्थ कब हुआ था, बी का बर्थ कब हुआ था, प्लेस ऑफ बर्थ, कहां पर बर्थ हुआ था। क्या एग्जैक्ट हॉस्पिटल का नाम बताना है? नहीं, हॉस्पिटल का नाम नहीं बताना है, गली नंबर नहीं बताना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट बताना है। देन ए और बी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे और ए और बी का ऑक्यूपेशन बताएंगे। ए और बी का परमानेंट अकाउंट नंबर कौन देता है बेटा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। आप इनकम टैक्स में सीखेंगे
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देता है आपको? परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पैन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पैन। तो ए और बी का पैन भी देना पड़ेगा, ए और बी का पैन नंबर भी देना पड़ेगा, उसकी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, उनका फोन नंबर भी देना पड़ेगा। पता नहीं शादी करवा रहे हो क्या? शादी करवा रहे हो क्या? सारी पत्रिका, जो शादी में पत्रिका नहीं मांगते, सब मांग ली है। उनका प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस, आज वो कहां रहते हैं वो भी बताना पड़ेगा, है ना? प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस और उनका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस भी देना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट भी देना है जहां वो आज रहते हैं, और परमानेंट भी देना है। जैसे मेरा अगर एग्जांपल लोगे तो मेरा प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस पुणे का है, मेरा प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस का है पुणे का, लेकिन जो मेरा परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है वो उत्तर प्रदेश सहारनपुर का है। तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रेसिडेंशियल एड्रेस जो आपने दिया है वो सही है या नहीं है, उसका भी प्रूफ देना पड़ेगा। रेसिडेंशियल प्रूफ में क्या दोगे? अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो बैंक स्टेटमेंट में आपका एड्रेस लिखा होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा उस घर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो। टेलीफोन, अगर आपके पास पोस्टपेड नंबर है तो आपके पास टेलीफोन बिल या मोबाइल बिल आता होगा हर महीने, वो दे दो। लेकिन ये कितने महीने पुराने नहीं होने चाहिए, ये मैक्सिमम सिर्फ मैक्सिमम 2 महीने पुराने होंगे, मैक्सिमम 2 महीने पुराने, उससे पुराना नहीं दे सकते, उससे पुराना नहीं दे सकते, क्योंकि हर महीने आता है ना यार इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप पुराने क्यों दे रहे हो? लेटेस्ट दो ना, लेटेस्ट दोगे तभी तो रेसिडेंशियल एड्रेस कंफर्म हो पाएगा, रेसिडेंशियल एड्रेस कंफर्म हो पाएगा। अब यहां पर उन्होंने देखो मांगा है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप इंडिया के हो तो क्या मांगा जाएगा, और अगर आप फॉरेन के बंदे हो तो क्या मांगा जाएगा। अगर आप इंडिया के हो तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा सकते हो, जमा करा सकते हो, अपना पासपोर्ट जमा करा सकते हो, अपना ड्राइविंग लाइसेंस का कॉपी जमा करा सकते हो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बात कर रहे हैं आधार कार्ड की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब हमारा आधार कार्ड की बात यहां पर हो रही है। लेकिन अगर आप इंडिया के नहीं हो तो आपके पास वोटर कार्ड होगा ही नहीं, आपके पास यहां का पासपोर्ट होगा ही नहीं, आपके पास यहां का ड्राइविंग लाइसेंस होगा ही नहीं, तो फिर क्या दोगे? अगर आप फॉरेन नेशनल हो या यहीं के पर्सन हो लेकिन बाहर रहते हो, इंडिया के पर्सन हो लेकिन रहते बाहर हो, बाहर जॉब करते हो, तो हमें सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, हमें सिर्फ आपका क्या चाहिए होगा? पासपोर्ट चाहिए होगा। उसके बाद अगर ए और बी किसी और कंपनी में पहले से डायरेक्टर या पहले से प्रमोटर है, अगर ए और बी पहले से किसी और कंपनी के डायरेक्टर या प्रमोटर है तो उसकी भी डिटेल्स हमें लगेंगी। सो इफ द सब्सक्राइबर इज ऑलरेडी अ डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ द कंपनी, तो उसकी डिटेल भी लगेंगी, और उस कंपनी का नाम भी बताना, उस कंपनी का नाम बताना कि किस कंपनी में डायरेक्टर हो, किस कंपनी में पहले से प्रमोटर हो, उस कंपनी में डायरेक्टर हो कि प्रमोटर हो, यह बताना। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी? बतानी पड़ेंगी। तो क्या मैं यहां पर थर्ड पॉइंट लिख दूं? थर्ड पॉइंट क्या है यहां पर? पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू एमओए, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स टू एमओए। एमओए के सब्सक्राइबर्स के हमें पर्टिकुलर्स देने चाहिए, और इसके 2 पार्ट है। इंडिविजुअल होगा तो अलग माना जाएगा, अलग डिटेल्स जाएंगी, और बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो अलग डिटेल जाएंगी। अब एक मेरा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, प्यारा सा दुलारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सब्सक्राइबर्स के केस में इंडिविजुअल भी है और बॉडी कॉर्पोरेट भी है। इन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर के केस में बॉडी कॉर्पोरेट का अलग से पॉइंट क्यों नहीं दिया? बॉडी कॉर्पोरेट का अलग से पॉइंट क्यों नहीं दिया? यहां पर इन्होंने ऐसे क्यों नहीं करा? इंडिविजुअल का भी दे दो और बॉडी कॉर्पोरेट का दोगे, यहां पर अलग क्यों नहीं करा? कोई बता सकता है यहां पर ऐसा क्यों नहीं है? यहां पर तो कर दिया थर्ड पॉइंट में अलग अलग, ऊपर वाले पॉइंट में अलग नहीं करा। क्या रीजन हो सकता है? यस हर्ष बेटा, एक पर्सन 2 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है।
द रीजन इज बिकॉज डायरेक्टर हमेशा एक नेचुरल पर्सन होगा। द रीजन इज डायरेक्टर हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल पर्सन होगा, इसीलिए वहां पर दो सेक्शंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए वहां पर दो सेक्शंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, आगे चलने से पहले एक बारी शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, नहीं तो आप क्या हो गया ना, इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा, तो हो सकता है आप थोड़ा खो गए होंगे, ऐसा हो सकता है, मैं मान सकता हूं कि आप थोड़ा सा भटक गए होंगे, वैसे भटके नहीं होंगे मुझे लगता है, बट फिर भी जो बच्चे इधर उधर खो गए हैं, शॉर्ट में बताते हैं हम क्या सीख रहे हैं। हम लोग सेक्शन नंबर 7 सीख रहे हैं। सेक्शन नंबर 7 बात करता है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करना है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए क्या करना है, उसकी बात ये करता है। ठीक है, ये कहता है अगर आपको कंपनी बनानी है तो स्पाइस प्लस फॉर्म फाइल करना है, आरओसी के साथ फाइल करना है, ऑनलाइन फाइल करना है, फीस के साथ फाइल करना है, उसके साथ 3 चीजें जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी, डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और डिक्लेरेशन जाएगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से जाएंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जाएगा और रिटर्न कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर की रिटर्न कंसेंट जाएगी, जितने भी लोग फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे उनकी रिटर्न कंसेंट जाएगी। उसके अलावा डिक्लेरेशंस जाएंगी, डिक्लेरेशंस जाएंगी, किस चीज की डिक्लेरेशन, एक तो यह डिक्लेरेशन जाएगी कि कंपनी को बनाने के लिए एक्ट को भी फॉलो कर लिया, कंपनी को बनाने के लिए रूल्स को भी फॉलो कर लिया, एक्ट को भी फॉलो कर लिया, रूल्स को भी फॉलो कर लिया। यह डिक्लेरेशन कौन देगा, यह डिक्लेरेशन देगा मेरे बच्चा जो पर्सन कंपनी बनाने में इंगेज है, या तो हो सकता है एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसके साथ यह डिक्लेरेशन कौन देगा, वो देगा जिसका नाम आर्टिकल में एज डायरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, एज डायरेक्टर लिखा हुआ है, ओके, डायरेक्टर लिखा हुआ है या सेक्रेटरी या मैनेजर लिखा हुआ है। उसके बाद एक और डिक्लेरेशन जाएगा, किस चीज का डिक्लेरेशन जाएगा, जिसमें हम 3 बातें लिखेंगे। कितनी बातें लिखेंगे दूसरे डिक्लेरेशन में, 3 बातें। एक, हमने अभी तक जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दी है वो करेक्ट दी है, वो कंप्लीट दी है, और वो करेक्ट दी है, कंप्लीट दी है और ट्रू दी है। दूसरा, हम कन्विक्टेड नहीं है किसी भी ऑफेंस के कंपनी के प्रमोशन मैनेजमेंट से रिलेटेड, प्रमोशन फॉर्मेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड। और तीसरा, हम गिल्टी नहीं है फ्रॉड के, मिसफिजेंस के और ब्रीच ऑफ ड्यूटी के ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स, ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, उसके बाद हम देंगे, बात आती है इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ क्या क्या जाएगी, क्या क्या जाएगी, जल्दी बताइए। इंफॉर्मेशन स्पाइस प्लस फॉर्म के साथ क्या क्या जाएगी, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं होगा, जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस आपका फाइनल नहीं होगा, आप टेम्परेरी एड्रेस दे दीजिए। उसके अलावा फर्स्ट डायरेक्टर की डिटेल जाएगी, जैसे उसका नाम, उसका सरनेम, उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें जाएंगी। और सब्सक्राइबर्स टू एमओए की, सब्सक्राइबर्स टू एमओए की क्या जाएंगी, बड़ी सारी डिटेल जाएंगी। इंडिविजुअल्स की डिटेल अलग जाएंगी, इंडिविजुअल्स की डिटेल अलग जाएंगी और बॉडी कॉर्पोरेट की डिटेल अलग होगी। मतलब दोनों की डिटेल्स में फर्क है, क्या मांगा जा रहा है। ठीक है, ओके सर। एक बच्चा पूछ रहा है सर फर्स्ट डायरेक्टर, अश्वनी पूछ रही है सर डायरेक्टर और फर्स्ट डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है बेटा, कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही जो कंपनी के डायरेक्टर बनते हैं वो फर्स्ट डायरेक्टर है। उसके बाद कंपनी चलती रहेगी, डायरेक्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे, उसके बाद जितने भी डायरेक्टर होंगे वो फर्स्ट डायरेक्टर नहीं कहला सकते, वो फर्स्ट डायरेक्टर नहीं कहला सकते। देखो, ये देखो, ए और बी की शादी हो गई, बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे, ए और बी की क्या हो गई, शादी हो गई। ठीक है, शादी के बाद इन्हें ट्विंस हुए, शादी के बाद इन्हें क्या हुए, सी और डी, इन्हें ट्विंस हुए। तो ये इनके क्या है, ये इनके फर्स्ट बच्चे हैं जो सबसे पहले हुए थे। उसके बाद हो सकता है फ्यूचर में इनको एक और बच्चा हो, एक और बच्चा हो, हम इसकी बात कर रहे हैं। सिमिलरली जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, जिस दिन कंपनी बनेगी, उस दिन कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर कौन होंगे, सबसे पहले डायरेक्टर कौन होंगे, उन्हें बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारे केस में वाई और जेड है, अब फ्यूचर में आगे हो सकता है कोई और डायरेक्टर बन जाए, हमें क्या पता फ्यूचर में कौन डायरेक्टर बनने वाला है, हमने तो बस आज की बात करी है।
ठीक है, तो पावर वाइज कोई फर्क नहीं है, पावर वाइज डायरेक्टर में कोई फर्क नहीं है, बस वो कंपनी के बनते ही डायरेक्टर बन जा रहे हैं। और ये हमें पता कैसे चलता है वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर बनेंगे? बेटा ये हमें पता चलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। कहां लिखा होगा? वाई और जेड का नाम कहां लिखा होगा? वाई और जेड का नाम कहां लिखा होगा? कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। क्या प्रमोटर डायरेक्टर और डायरेक्टर प्रमोटर बन सकता है? यस बेटा, आमिर बन सकता है। चलिए अब मैं आगे चल रहा हूं। आइए, सारे बच्चे की डिमांड आ गई है, सर बस इधर उधर की फालतू बातें मत करो, इधर उधर की फालतू बातें मत करो। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं। आइए, सेकंड पॉइंट क्या है? अगर मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर आरओसी के पास क्या डिटेल जाएगी? फिर क्या देंगे? तो सबसे पहले देखो, आप नेम बताओगे बॉडी कॉर्पोरेट का। आप सबसे पहले उसका क्या बताओगे? हमारे केस में क्या था? सी लिमिटेड। हम उसका नाम बताएंगे। उसके बाद उसके पास एक आइडेंटिटी नंबर होता है। हर कंपनी के पास क्या होता है? एक आइडेंटिटी नंबर होता है, जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। कौन देता है बेटा? जिस दिन कंपनी रजिस्टर होती है, आरओसी हर कंपनी को एक यूनिक नंबर देता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, जो कितनी डिजिट्स का होता है? 21 अल्फा न्यूमरिक होता है। अल्फा न्यूमरिक मतलब उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, उसमें नंबर्स भी होते हैं, उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, उसमें नंबर्स भी होते हैं। तो वो हमें बताना पड़ेगा, यानी हमें सी लिमिटेड का नाम भी बताना पड़ेगा, सी लिमिटेड का कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर भी बताना पड़ेगा। अगर वो कंपनी नहीं है, वो कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है कि नहीं? जैसे कि कोई एलएलपी है, एलआईसी है, तो उस केस में हम उसका नाम और उसका अगर कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर है तो वो हमें बताना पड़ेगा। अगर वो इंडिया की बाहर की कंपनी है तो उसको वहां से कोई नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें बताना पड़ेगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? जीएलएन। जीएलएन क्या होता है? जीएलएन का मतलब होता है जी फॉर ग्लोबल, एल फॉर लोकेशन और एन फॉर नंबर। ठीक है, ये ग्लोबली सेम रहता है, ये पूरे ग्लोबली चलता है, पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक्सेप्टेड है ये नंबर, और पूरे वर्ल्ड में ये सेम रहेगा, तो इसीलिए इसको नाम रखा गया ग्लोबल लोकेशन नंबर। बट जरूरी नहीं है कि ये सारी कंपनियों के पास हो। अगर आप चाहो तो अपनी कंपनी के लिए ग्लोबल लोकेशन नंबर अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो, मैंडेटरी नहीं होता। इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? इफ एनी। इफ एनी क्यों लिखा है? बिकॉज ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने लिया है तो आपके पास होगा, वरना आपके पास ये नहीं होगा, वरना आपके पास नहीं होगा। है तो बता देना, नहीं है तो मत बताना। है तो बता देना, नहीं है तो मत बता देना। उसके बाद हमें सी लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बताना पड़ेगा। कौन सा? सी लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस बताना पड़ेगा, या अगर उसके पास रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस नहीं है तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताना पड़ेगा। सर आपने तो सिखाया था कि हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। बेटा अगर बॉडी कॉर्पोरेट तो बड़ा वर्ड है ना, अगर बॉडी कॉर्पोरेट यूएसए की कंपनी होगी जो यहां पर कंपनी खोल रही होगी, तो उसके पास तो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं होगा ना, क्योंकि उस पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है तो वो बता देना, वरना जहां पर बिजनेस करते हो उसका प्रिंसिपल प्लेस बता देना। अपना ईमेल आईडी बता देना, सी लिमिटेड का जो भी। सर कंपनी का भी ईमेल आईडी होता है? बिल्कुल होता है। सी लिमिटेड का ईमेल आईडी बता देना। सी लिमिटेड का क्या बता देना? ईमेल आईडी बता देना। ठीक है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी है, मतलब अगर आप एक कंपनी हो, तो उस केस में सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लगेगी बोर्ड रेजोल्यूशन की, स्पेसिफाइंग इंटर आलिया। इंटर आलिया, इंटरमीडिएट में पढ़ती हुई आलिया को कहते हैं इंटर आलिया। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, क्या क्या कह रहा है ये इंटर आलिया? चलिए इंटर आलिया का मतलब आपको बताते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो, सी लिमिटेड ने जब ये डिसाइड करा होगा, सी लिमिटेड ने जब ये डिसाइड करा होगा कि वो एबीसी कंपनी खोलना चाहते हैं, वो इसका
क्या बनना चाहते हैं? सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं। तो उसने एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा होगा। क्या पास किया होगा? एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन मतलब जिसमें मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है, उसको बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। तो सी लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा। उसमें बड़ी सारी बातें लिखी होंगी। क्या लिखी होंगी उसमें? बड़ी सारी बातें लिखी होंगी। लेकिन जब किसी जगह पर बड़ी सारी बातें लिखी होती हैं और हम उनमें से सारी बातों की बात नहीं कर रहे, हमने कहा कि आपके बोर्ड रेजोल्यूशन में हो सकता है बड़ी सारी बातें लिखी हो, लेकिन उसमें यह लिखा होना चाहिए कि सी लिमिटेड ने ऑथोराइज किया है एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए, इस कंपनी के एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए उस बोर्ड रेजोल्यूशन में मेंशन है। यहां पर यूज होता है इंटर आलिया। इंटर आलिया मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन के अंदर बड़ी सारी बातें लिखी थी, लेकिन लॉ ने कहा मुझे सबसे मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूं उसमें ये वाली बात मेंशन होनी चाहिए, ये वाली बात मेंशन होनी चाहिए, यानी आउट ऑफ द मैनी थिंग्स। इंटर आलिया मतलब ये शॉर्टकट होता है, ये शॉर्टकट होता है जब आप सारी बातें नहीं लिखना चाहते, उन पॉइंट्स में से किसी एक बात को लिखना चाहते हो, तो वहां पर हम इंटर आलिया वर्ड का यूज करते हैं। वहां पर हम इंटर आलिया वर्ड का यूज करते हैं। तो वो कह रहे हैं आपको कॉपी देनी पड़ेगी बोर्ड रेजोल्यूशन की, जिसमें मेंशन होगा, क्या मेंशन होगा कि एमओए को सब्सक्राइब करने की अथॉरिटी किसे दी गई है। इंटर आलिया मतलब उस बोर्ड रेजोल्यूशन में हो सकता है 10 बातें और लिखी हो, लेकिन उसमें ये बात मेंशन होनी चाहिए, वो वाला बोर्ड रेजोल्यूशन मुझे आपसे चाहिए, वो वाला बोर्ड रेजोल्यूशन मुझे आपसे चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक एलएलपी है, मतलब एक एलएलपी है, या यहां पर देखो उन्होंने क्या लिख दिया, पार्टनरशिप फर्म बोल दिया। सारे बच्चे बताओ, क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट, क्या पार्टनरशिप फर्म एक बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाती है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो, पार्टनरशिप फर्म को हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते हैं। बट इन्होंने यहां पर क्यों लिख दिया? क्योंकि ये इनडायरेक्टली शेयर होल्डिंग, मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्शन में, सेक्शन नंबर 89 में, सेक्शन नंबर 89 में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म अगर कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहती है तो कैसे खरीद सकती है, कैसे खरीद सकती है। ठीक है। सो इफ द बॉडी कॉर्पोरेट इज अ एलएलपी, अगर बॉडी कॉर्पोरेट, आप यहां पर एलएलपी मानकर चलिए, अगर बॉडी कॉर्पोरेट एक एलएलपी है तो उस केस में हमें पार्टनर्स के रेजोल्यूशन की क्या चाहिए होगी? कॉपी चाहिए होगी। पार्टनर्स ने रेजोल्यूशन पास करके किसी पार्टनर को क्या किया होगा? ऑथोराइज किया होगा एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए, एमओए को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर हमारा बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया का बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, फॉरेन का बॉडी कॉर्पोरेट है, तो हमें उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा। हमें उसका क्या चाहिए होगा? वहां का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा। यानी अगर हम उबेर इंक यूएसए की बात करते हैं तो हमें उबेर इंक से क्या चाहिए होगा? उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो उसे वहां के लॉस के अंदर मिला होगा, जो उसे वहां के लॉस के अंदर मिला होगा, वो हमें चाहिए होगा, वो हमें चाहिए होगा। चलिए, बच्चा कह रहे हैं सर आज का टॉपिक बहुत ही फालतू है सर। कोई बात नहीं बेटा, तुम कहोगे तो मैं छुड़वा दूंगा इस तरह के टॉपिक्स। क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह के टॉपिक्स छुड़वा दूं? इट्स ओके। तुम बोलोगे तो छुड़वा देंगे, कोई बात नहीं बेटा, सब छुड़वा देंगे।
चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल एक बारी और समझा दीजिए, एक बारी और समझा दीजिए। इंटर आलिया, आइए इंटर आलिया एक बारी और समझा दीजिए। मुझे बताइए प्राइवेट कंपनी की, मैं इंटर आलिया समझा रहा हूं, प्लीज समझिएगा। इंटर आलिया मैं समझा रहा हूं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में कितनी बातें लिखी थी? प्राइवेट कंपनी में कितनी बातें लिखी थी? बता रहा हूं, तीनों पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। प्राइवेट कंपनी के कितनी बातें लिखी थी? प्राइवेट कंपनी में लिखी थी बेटा 3 बातें, याद है आपको? यस और नो? प्राइवेट कंपनी में कितनी बातें लिखी थी? 3 बातें लिखी थी, 3 बातें, ये तो याद है? यस सर, हमें यह पता है कि 3 बातें लिखी थी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में। अब मान लो अगर आप एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, एग्जाम में आंसर लिख रहे हो, आपने लिखा एज पर दी प्रोविजन, प्लीज ध्यान से सुनना, एज पर दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर दी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी means a company which by its articles inter alia restrict the number of member to 200। तो यहां पर देखो मैंने कैसे यूज किया, प्लीज देखिए यहां पर देखिए मैंने क्या करा। आर्टिकल में 3 बातों की बात हुई थी, बट मैंने इंटर आलिया का, मैंने कहा उन तीनों में से एक बात यह भी मेंशन होगी। मतलब क्या मैंने तीनों बातों को रिपीट किया? क्या? द आंसर इज नो, मैंने तीनों बातें नहीं लिखी। तो इंटर आलिया का वर्ड कब यूज होता है? जब आप उसकी सारी बातें नहीं लिखते, आप कोई एक आधा पॉइंट रिपीट कर रहे हो। इंटर आलिया मतलब उसमें और भी चीजें हैं, बट मैं आपको उसमें से एक पॉइंट बता रहा हूं, क्या यह पॉइंट क्लियर हुआ अब आपको? इंटर आलिया क्या होता है? ठीक है, आइए एक लास्ट पॉइंट में दोबारा समझा देता हूं। सब बच्चों को मैं ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट समझा रहा हूं। ई एफ जी कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है, सुन लो कोई बात नहीं। और क्या आज लिखना है वो भी बता रहा हूं, लास्ट पॉइंट है, खत्म करते हैं। ई पॉइंट, एफ पॉइंट और जी पॉइंट। देखो मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक एलएलपी है एक्स वाई जेड एलएलपी, ठीक है, और एक फॉरेन कंपनी है उबेर इंक यूएसए। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये एक कंपनी बनाना चाहते हैं, चोमू लिमिटेड। ये एक कंपनी बनाना चाहते हैं, चोमू लिमिटेड नाम की कंपनी, चोमू प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं, चोमू प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब मुझे बताओ ए लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन साइन करेगा? सारे बच्चे बताएंगे। ए लिमिटेड के केस में उसका मेमोरेंडम कौन साइन करेगा? यहां पर ये जो चोमू का एमओए बनेगा, इस पर कौन साइन करेगा? ए लिमिटेड को पास करना पड़ेगा एक बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा? एक बोर्ड रेजोल्यूशन, जिसमें वो देंगे किसी पर्सन को अथॉरिटी कि वो साइन कर सके। वो किसी पर्सन को अथॉरिटी, वो हो सकता है डायरेक्टर हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है ऑफिसर हो, जिसको भी अथॉरिटी दी जा रही है। ठीक है, XYZ LLP के केस में कौन साइन करेगा? XYZ LLP के केस में कौन साइन करेगा? पार्टनर्स रेजोल्यूशन पास करेंगे, मतलब सारे पार्टनर्स क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे और किसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे और इस कंपनी का एमओए साइन करने के लिए। तो ये ई पॉइंट यही कह रहा है, इस रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए मुझे, इस रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए। ई और एफ पॉइंट इसकी बात कर रहे हैं, ये देखो
इफ द बॉडी कॉर्पोरेट अगर एक कंपनी है तो हमें ट्रू कॉपी चाहिए बोर्ड रेजोल्यूशन की, हमें बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए, ठीक है। और अगर वो एलएलपी है तो भी हमें रेजोल्यूशन की कॉपी चाहिए। दोनों पॉइंट्स में बस रेजोल्यूशन की कॉपी मांगी गई है जिससे आपने अपॉइंट किया है पर्सन को एमओए साइन करने के लिए, बस उसकी कॉपी मांगी गई है। आई होप अब कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट बता देता हूं फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट का। फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट का इसमें वो कह रहे हैं हमें उबेर जी का क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होगा। हमें उबेर जी का क्या चाहिए होगा, सर्टिफिकेट, जो उसे यूएसए में मिला होगा वो हमें चाहिए होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, यहां पर हमारा जो है रुक गया, कोई बात नहीं। आज देखो 2 टॉपिक थे, सेक्शन 7 हमारा पूरा नहीं हो पाया। कितना बड़ा सेक्शन है, कितना बड़ा सेक्शन है। चलो सर नोट्स में क्या लिखना है वो बता दो। बिल्कुल बेटा, 1 सेकंड दो, बता देता हूं। आइए आज आपको नोट्स में क्या नोट डाउन करना है, लेट मी टेल यू। हाँ, आपको नोट डाउन करना है सेक्शन 3A, सेक्शन 3A और सेक्शन 7 नोट डाउन करना है, ठीक है। सेक्शन 3A और सेक्शन 7 नोट डाउन करना है, यहां तक पूरा नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन पूरा कर लेना यार 7 को एक ही बारी में। अभी पूरा हुआ नहीं है बट खत्म कर देना सेक्शन 7 को नोट डाउन करके, ठीक है। हुआ तो अभी तक यहां तक है, यहां तक, यहां तक, ठीक है। हुआ भी यहां तक है बट थोड़ा सा और बाकी है, लिख लेना। ओके सर, उसके बाद एक राइटिंग प्रैक्टिस का होमवर्क दे देते हैं। ऐसे कैसे जाने देंगे, आइए राइटिंग प्रैक्टिस का होमवर्क दे देते हैं। आइए होमवर्क, राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पढ़ाया हुआ है, कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, कल का होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 था, आज राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। सर राइटिंग प्रैक्टिस में आंसर देखकर लिखना होता है प्रियांशु? नहीं बेटा, याद करके लिखना है, देखकर लिखना होता तो फिर राइटिंग प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, चलिए सर थैंक यू, स्लाइड दिखा दीजिए और फटाफट निकल जाइए। ओके बेटा, चलिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको सुरप्रीत सर ज्यादा बेटर लगे होंगे गुरप्रीत सर से। कह रहे नहीं लगे यार, तुम तो दिल तोड़ दिया यार मेरा, तुम तो दिल तोड़ दिए यार मेरा। चल तुम्हारे लिए एक छोटा सा गाना गा दूं? हाँ गाना गा दीजिए। मैं किसी का सपना हूं जो आज बन चुका हूं सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं, आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, हेलीकॉप्टर, हाँ हाँ हाँ, मैं हूं एक उड़ता रोबो डोरेमोन, मानो या न मानो मैं हूं एक उड़ता रोबो डोरेमोन। चलिए बाय बाय।